5 डोमेन्स हैं सीसी की, जिसमें फ़र्स्ट इज़ सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो अभी हम कर रहे हैं इस वक्त। सेकंड है बीसी और बीसीपी और डिज़ास्टर रिकवरी जो इसके बाद नेक्स्ट वीक में होगा। एक्सेस कंट्रोल भी उसका पार्ट होंगे। थर्ड वीक इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी और लास्ट इज़ दी सिक्योरिटी ऑपरेशन। यहाँ ये बात आपको ज़रूर समझनी है कि फील्ड आपने जो भी चूज़ करनी है, रोल जो भी होगा आपका, ये तमाम डोमेन्स उस रोल के अंदर एक वैल्यू रख रहे होंगे। अगर जिसने पेन टेस्टर बनना है तो उसको नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स के बगैर वो नहीं बन सकता। जिसको पता होगा कि एक लाइफ ऑफ ए पैकेट है क्या, लेयर 1 से कैसे ट्रैफिक लेयर 7 तक पहुंचती है और फिर कैसे वापस आती है, और हर लेयर के ऊपर क्या क्या पैडिंग्स ऐड हो रही हैं और उनकी क्या वैल्यू है, किस किस लेयर के ऊपर क्या क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं और उन प्रोटोकॉल्स के साथ क्या क्या एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटीज़ हैं। आप डिफेंसिव साइड के ऊपर हैं या अटैकर्स की साइड के ऊपर हैं, आपने ये बेसिक फाउंडेशंस ट्रैवल किए बगैर आप किसी भी रोल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन चल रही है, इसको आपने इस एंगल से ज़रूर देखना है कि इसमें क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं जो आप जिस रोल को आई किए बैठे हैं वो उस रोल के अंदर वो ज़रूर रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी का ख़ास तौर के ऊपर बताया कि आपने अगर एज अ पेन टेस्टर भी जाना है और आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपीज़ का फ़र्क नहीं पता, आपको डीएनएस रेजोल्यूशन के बारे में नहीं पता, आपको एपीआईज़ की इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता, तो फिर आप पेन टेस्टर कैसे बनेंगे, एथिकल हैकर कैसे बनेंगे? एथिकल हैकर या पेन टेस्टर का रोल सिर्फ वो टूल रन करना नहीं है कि जो काली लिनक्स के ऊपर पहले से पढ़े हैं और आपने वो रन किया और वो हो गया। जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है और पेन टेस्टर में फ़र्क ही यही है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आई करती है ओनली टूल्स के ऊपर और पेन टेस्टर उसमें वो ह्यूमन एलिमेंट लेके आता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो कि आज लैपटॉप में रहा है, लेकिन आई डोंट नो मैं दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा। हमने सोचा था कि इन्वेक्टी का टूल आपको आज ज़रूर दिखाऊँगा। तो वो उसमें आपने वेब एप्लीकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स करके टूल को लॉन्च कर दिया। उसने अटैक सिमुलेशन सारी खुद कर दी, लेकिन उसका काम इतना ही है। उसके बाद जब पेन टेस्टर का रोल आएगा तो वो रिकॉनेसेंस भी करेगा, उन जो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज़ भी देखेगा, अटैक पैटर्न्स देखेगा कि इससे पहले जो एडवांस परसिस्टेंट ग्रुप्स थे, जो इससे पहले नॉन वल्नरेबिलिटीज़ थी, उनके ख़िलाफ़ क्या क्या अटैक पैटर्न्स थे और लोगों ने उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया है, क्या टूल यूज़ किए हैं। कस्टमाइज टूल बिल्ड करेगा और बनाएगा, लेकिन फाउंडेशन तो वहीं रहेगी। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स तो पेन टेस्टर या एथिकल हैकर या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के वही रहेंगे। तो ये बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। आज जो हमारा फोकस है वो है सबसे पहले ये कि रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, प्लस एक सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट का एक टूल है, उसके ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर जिनके पास लैपटॉप है वो डाउनलोड भी कर लेंगे। यानी एक थोड़ी सी हम रिस्क असेसमेंट उस टूल के ऊपर करके देख लेंगे। और अगर टाइम मिला तो फिर ये था कि वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग जो है वो इन्वेक्टी या नेटस्पार्क का एक जो टूल है उससे कैसे की जाती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में जाने से पहले कल की जो डिस्कशन थी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वापस आऊँगा। रोल्स के ऊपर ये हमने 6 डोमेन्स पढ़ी थी, 5 जिसके अंदर रोल्स डिवाइड हैं एज़ पर नाइस फ्रेमवर्क। मैं हाईलाइट यहाँ ये करना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नेंस की तरफ देखें, ओवरसाइट और गवर्नेंस में, तो जो मैंने कलर्ड किए हुए हैं ये भी साइबर सिक्योरिटी के रोल हैं। वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ये एक साइबर सिक्योरिटी का रोल एग्जिस्ट करता है। लीगल एडवाइस करना, वो लॉयर्स या वो लीगल साइड के लोग, ज़रूरी नहीं है कि लॉयर्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस में लीगल एंगल से चीज़ों को देखने वाले ज़रूरी नहीं कि सारे लॉयर्स होते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के लॉज को समझता है, जो प्राइवेसी के लॉज को समझता है, जिन्होंने फ्रेमवर्क्स या एप्लीकेबल रेगुलेशंस पढ़े हुए हैं, तो वो लीगल साइड में एक्सेल कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं आपको केस इन पॉइंट स्पेसिफिकली ये बताऊंगा कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर एक लीगल ब्रांच है जिसमें मोस्टली वो लोग हैं जो कि लॉयर्स हैं, लेकिन उनके साथ एक कुछ एचआर है। एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया क्योंकि
उन लॉयर्स को साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स के बारे में नहीं पता था। तो वो लोग वो हैं जो कि इनकी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, लॉ और साइबर सिक्योरिटी की इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। जब पॉलिसी बनती है तो जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं वो उन लॉयर्स के साथ बैठ के इंटीग्रेट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं कि मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेक होल्डर्स की नीड्स क्या हैं और साइबर सिक्योरिटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंपल्शंस क्या हैं। तो ये भी एक रोल एग्जिस्ट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक रोल एग्जिस्ट करता है जो कि साइबर सिक्योरिटी की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। और इसकी आगे मैंने एक मज़ीद भी आपको इन डिटेल बताऊंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे फिट इन होती है जब आप एक साइड पे पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स कर रहे होते हैं, उसमें कैसे जो इनपुट आउटपुट है वो सीनियर मैनेजमेंट के पास जाती है। कॉर्पोरेट जो सिक्योरिटी गवर्नेंस कमेटीज़ हैं उनके साथ कैसे इंटीग्रेशन होती है, ये एक पीएमओ का एक रोल एग्जिस्ट करता है जो कि गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस का है। सिमिलरली अगर आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में देखें तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी असेसमेंट और सिस्टम टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, आई डोंट नो कि आप में से कितनों ने टेस्टिंग के डोमेन में कभी सोचा है कि ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का रोल हो सकता है। लैब्स पाकिस्तान के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, वर्ल्ड ओवर तो हैं ही हैं, जो कि सर्टिफाई करती हैं कि ये प्रोडक्ट जो बनी है वो FIPS 140-2 जो क्रिप्टो के स्टैंडर्ड्स हैं या 140-3 वो उनके ऊपर कंप्लाई कर रही हैं। सिमिलरली IT सिक्योरिटी एवेल्यूशन, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सीम है, सौर है, आपके NDRs हैं, उनकी सर्टिफिकेशन करते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कॉमन क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ये मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आई डोंट नो आप में से कभी किसी ने ये सोचा कि साइबर सिक्योरिटी में टेस्टिंग भी एक डोमेन है। आप किसी को, आपको मेरे ख्याल में शायद अंदाज़ा होगा, एनीबडी एल्स जिसको ये था कि टेस्टिंग भी एक डोमेन है साइबर सिक्योरिटी की। तो ये भी एक डोमेन एग्जिस्ट करती है टेस्टिंग की। और पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स प्रोमलगेट हुए हैं जो कि 2028 के बाद ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि एनी प्रोडक्ट डेवलप्ड इन द डोमेन ऑफ IT एंड क्रिप्टो सिक्योरिटी वो सर्टिफाई होगी एक एक्रेडिटेड लैब से। तो आपने अगर कोई प्रोडक्ट बनाई है और उसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स क्यों बाहर के मुल्कों में नहीं, यानी उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि हम उसकी टेस्टिंग नहीं करवा पाते। तो अब वो हमारे पास अब वो लैब्स बन रही हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि इन प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगी। तो मैं टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि साइबर सिक्योरिटी में टेस्टिंग भी एक डोमेन है। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर जो एप्लीकेशन बनी है, जो सिक्योरिटी फीचर्स दे रही है, ये भी एक डोमेन एग्जिस्ट करती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, ये आई थिंक सबको ही पता होगा कि सिस्टम एडमिन्स हैं, नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, ये वेल रिनोन्ड है कि इसमें भी साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा रिस्क क्या है? जो रिस्क यह है कि कोई भी ऐसा वाक़या, कोई इवेंट, कोई बैड इवेंट, उससे होने वाला जो आपको नुकसान है उसको आप रिस्क कहेंगे कॉमन लैंग्वेज में। आज बारिश हुई, मे भी शायद किसी ने ये रिस्क असेसमेंट की हो कि बारिश होने वाली है और मैं वेदर चेक कर लिया है, तो मैं अपने साथ अगर मोटरसाइकिल पे हूँ तो रेनकोट ले जाऊँगा। ये उसने रिस्क असेसमेंट की है। नोइंग अननोइंगली रिस्क असेसमेंट हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हम गाड़ी के अंदर स्टेपनी क्यों रखते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने रिस्क असेसमेंट की कि गाड़ी के अंदर जब एक टायर पंचर हो जाएगा तो, और आप पिंडी से लाहौर जा रहे हैं तो फिर आप खड़े हो जाएंगे, उसने स्टेपनी में रख दीजिए। इंजन की कैसे उसने रिस्क असेसमेंट की कि ये इंजन भी फेल कर सकता है, इसकी सील्स लीक हो सकती हैं, इसमें कार्बोरेटर का मसला हो सकता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन रख दें इसकी। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी एक लाइफ है जिसके बाद ये चेंज हो जाएंगे। ऑयल, बेशक आपने गाड़ी नहीं यूज़ की लेकिन कुछ अरसे बाद ऑयल आपको चेंज करवाना पड़ेगा। ये सारा क्या है? ये रिस्क असेसमेंट किसी ने की है, मैन्युफैक्चरर ने की है, ये हमने नहीं की, ये मैन्युफैक्चरर ने की है। हमें उसने ऑपरेटिंग मैनुअल्स में बता दिया कि ये काम आपने करने हैं, ये रिस्क असेसमेंट उसने कर ली।
हमने घरों में क्या रिस्क असेसमेंट की, बिजली चली जाएगी तो यूपीएस ले लेंगे, यूपीएस नहीं होगा तो सोलर ले लेंगे, कुछ नहीं होगा तो मोमबत्ती ले लेंगे। सिमिलरली अगर हम जब कोई रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसके साथ कुछ फर्दर एक्शंस भी करते हैं। जब हमें लगा कि यूपीएस भी ख़त्म हो सकता है और हमने मोमबत्ती भी रखनी है, तो ये हमने वो मोमबत्ती लेके अपने पास कैंडल लेके रख ली घर के ऊपर, या वो चार्जिंग वाली लाइट रख के रख ली, एनीथिंग। तो ये हमने क्या किया, ये हमने रिस्क असेसमेंट की और उसका एक कंट्रोल आइडेंटिफाई किया कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर लूँगा। और साथ ये भी आइडेंटिफाई किया कि अगर साल में ऐसा हुआ कि एक दफ़ा ऐसा बिजली जो है ना वो पूरा दिन चली गई तो कोई बात नहीं, उस दिन हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये उसने रिस्क एक्सेप्ट कर लिया कि साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब भी ऐसा होगा कि मेरा यूपीएस भी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, मेरा सोलर नहीं चलेगा, जो सर्च लाइट थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और रात का वक्त होगा, दुकान भी बंद होगी, मैं नहीं ले सकूँगा मोमबत्ती भी, कैंडल भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। वो रात को फिर हम वो हाथ में माए जो है ना बच्चों के ऊपर जो है, इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं बचेगा। अगर लेकिन ये वाला ये क्या होगा, ये पूरे साल के अंदर में भी शायद 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, कोई बहुत ही प्रोलॉन्ग फॉल्ट होगा। तो इसलिए हमने उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया। वरना हम ये भी कर सकते थे कि बैटरी उस एक इवेंट के लिए रूटीन में हमारे पास 1 बैटरी है और उस एक इवेंट के लिए हमने 4 बैटरीज रख ली हैं, हम ये भी कर सकते थे। लेकिन हमने कहा ये तो बहुत एक्सपेंडिचर हैं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये रिस्क हम एक्सेप्ट कर लेंगे, साल में 2 दफ़ा है, बर्दाश्त करेंगे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। हाउएवर हमें एक तो ये कि हम जो रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं उसका हमें पता नहीं होता। ख़वातीन अपनी यानी किचन की जो रिस्क असेसमेंट है कि कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा होगी, कौन सी नहीं होगी, वो भी एक रिस्क असेसमेंट कर रही होती हैं। लेकिन वो सारा प्रोसेस जो है ना उनके दिमाग में चल रहा होता है या हमारे दिमाग में चल रहा होता है। पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पता नहीं 18 करोड़ या इतने का जो है वो फ्यूल ले लिया जाए, क्योंकि ईरान इजराइल की वजह से जो है ना वो उसकी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट था। तो उन्होंने क्या किया, इतना ले लेते हैं। ये उन्होंने क्या रिस्क असेसमेंट की और कहा हम ख़रीद लेते हैं। तो ये रिस्क असेसमेंट जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है। अब आप इमेजिन करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी 10,000 HR है, पूरी दुनिया के अंदर वो फैले हुए हैं, उनके ऑफिस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो लोकली या नेटवर्क्स भी चला रहे हैं, वो क्लाउड्स भी चला रहे हैं, उनके ऑन प्रेम सोल्यूशंस भी हैं, क्लाउड सोल्यूशंस भी हैं, उनके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके ऊपर ये जो छोटी छोटी बातें हम कह रहे हैं कि लाइट की थी, बिजली चलेगी, बल्ब था, पेट्रोल था, नेटवर्क की चीज़ें थी, क्लाउड की चीज़ें थी, उसने अगर इंश्योर करना था कि मेरी सर्विसेज जो हैं वो राउंड दी क्लॉक चलें, 365 डेज चलें, उसका Tier 3 डाटा सेंटर था, उसने 99.47 अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी थी Tier 3 डाटा सेंटर होने की वजह से, TA 942 के ऊपर कंप्लाई होना था, ISO 27001 के ऊपर कंप्लाई होना था। अगर नहीं होगा तो उसके जो उसको फ़ाइन होगा वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। अगर उसने कोई ब्रीच हो गया तो उसका मिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ाइन होगा। इन सब बातों को कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर सोचें तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़मानी सोच लेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे। जैसे हम जुगाड़ लगाते हैं, हमारे यहाँ रिस्क असेसमेंट नहीं होती तो हम जुगाड़ लगा लेते हैं कि चलो कुछ सोचा होगा उसने, कुछ अच्छा सा कुछ किया होगा। तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट इसीलिए की जाती है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अगर हम सिर्फ प्योरली IT के पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तो एक डाटा सेंटर के अंदर विंडोज़ के सर्वर चल रहे हैं, तो बल्कि उससे पहले मैं आऊँगा कि जो क्लाइंट एंड मशीन है वो उसकी क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, ये भी रिस्क है। उसके लाइसेंसेस EDR के, एंटीवायरस के, मेलवेयर्स के वो एक्सपायर हो गए हैं, ये भी एक रिस्क है। हो गया है तो उसकी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई होगी है। ये सब किसने करना है? किसी ने कोई रिस्क मैनेजमेंट करनी है। अगर उससे आगे जाएंगे तो वो जो विंडोज सर्वर है वो अगर अपडेट नहीं हुआ तो उसकी कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, ये रिस्क असेसमेंट हमारी डेली लाइफ का पार्ट है।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहिए, नहीं है तो गलत है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट रिस्क असेसमेंट नहीं चल सकती। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ रिसेंटली आपने सुना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री इससे अफेक्ट हुई। और प्रॉब्लम क्या थी कि जो अपडेट आई थी उसको टेस्ट नहीं किया गया था। तो जो प्रोसेस जहाँ भी बाईपास होगा वहाँ इश्यूज़ क्रिएट होंगे। क्या है जी रिस्क? पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, जिसमें अनसर्टेनिटी भी है, हमें नहीं पता क्या होगा। अनसर्टेनिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, इम्पैक्ट भी है। कुछ बुरा होने वाला है, या उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर ये जो वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और एसेट्स, ये इन सब के गिर्द रिवॉल्व करती है रिस्क असेसमेंट, या रिस्क इनके गिर्द रिवॉल्व करता है। वल्नरेबिलिटी क्या है? एनीबॉडी एल्स, कोई बताए? वल्नरेबिलिटी वीकनेस है जी, ठीक है। वीकनेस कैसे आती है? वो ह्यूमन की एरर की वजह से आ सकती है, और ज़्यादातर ह्यूमन के एरर की वजह से ही आती है। वो सॉफ्टवेयर एंड के ऊपर हो सकती है, वो हार्डवेयर के एंड के ऊपर हो सकती है। वो जो पैचेस ना इंस्टॉल करने की वजह से वल्नरेबिलिटी आ सकती है, वो डेवलपर्स के सही कोड ना बनाने की वजह से वल्नरेबिलिटी आ सकती है। और ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ कैसे, आज के दौर में हमें कैसे पता चलता है कि ये वल्नरेबिलिटीज़ आ गई हैं? आजकल के दौर में इसका एक स्ट्रक्चर्ड जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, जो वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करके उनको नंबर दे के अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, उनकी मिटिगेशन टेक्निक्स भी बताते हैं, उनके अगेंस्ट होने वाली अटैक्स भी बताते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, एवरीबडी कैन यूज़। डिफेंडर भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और अटैकर भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। जब हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें वल्नरेबिलिटीज़ पता चल जाती हैं। वो वल्नरेबिलिटीज़ डिफेंडर कैसे यूज़ करता है कि उनको पैच कर देता है, और अटैकर कैसे यूज़ करता है? उन्हीं को एक्सप्लॉइट कर देता है। तो वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं? वीकनेस है। और थ्रेट क्या है? एनीबॉडी? बस इन अल्फाज को के अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ढूंढेंगे तो आपको 1001 डेफिनेशन मिलेगी, वल्नरेबिलिटी की भी और थ्रेट की भी। लेकिन अगर हम टू कीप इट सिंपल, तो ये इसको वल्नरेबिलिटी और थ्रेट को हम प्योरली उनके लिटरल मीनिंग में भी समझ लें तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। वल्नरेबिलिटी वीकनेस है, थ्रेट उसको जो ख़तरा है, और एसेट क्या है? जिसमें वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसको ख़तरा है। जो एसेट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्निकल साइड के ऊपर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग सारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो साइबर सिक्योरिटी में एट टाइम्स सिर्फ आईटी में खो जाते हैं। तो अगर मैं ISO 27001 को देखूंगा तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स भी हैं, पीपल के कंट्रोल्स भी हैं, और वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का, साइबर सिक्योरिटी का पार्ट हैं जो है। तो इसलिए जब भी सोचें ये पूरे पर्सपेक्टिव में जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ आईटी का नाम नहीं है, वो उसमें HR भी साथ शामिल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी साथ शामिल हैं। ये बहुत सारी डेफिनेशन है रिस्क की। पोटेंशियल इवेंट में इम्पैक्ट द एंटिटी, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी की भी है, समथिंग हैपनिंग मल्टीप्लाइड बाय रिजल्टिंग कॉस्ट। बिजनेस डिक्शनरी भी है। ISO 37001 क्योंकि ISO का स्टैंडर्ड है तो अफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो बाय एंड लार्ज सारी डेफिनेशन जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं किस चीज़ के ऊपर? अनसर्टेनिटी के ऊपर और इम्पैक्ट के ऊपर, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट। तो ये थ्रेट को, वल्नरेबिलिटी को और एसेट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। एसेट सिर्फ वही नहीं है कि जिसकी IP हो, डॉक्यूमेंट भी एक एसेट है। ये भी एक डेफिनेशन है। एट टाइम्स हम जब कहीं किसी जगह ऑडिट के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो पूछता है कि एसेट कैसे डिफाइन करें, तो हम कहते हैं एनीथिंग विच इज़ एन IP, हमारे लिए वो एसेट है। लेकिन उस डेफिनेशन में वो एसेट है, उस वक्त हम उसी एस्पेक्ट से काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एसेट एग्जिस्ट करते हैं। और एसेट वल्नरेबिलिटी और थ्रेट्स का जो सबसे यानी जो सेंटर पॉइंट है वो एसेट की वैल्यू है। डिफरेंट एसेट्स, सेम वल्नरेबिलिटी, उनका इम्पैक्ट सेम नहीं है। आपका एक कंप्यूटर जो कि आपके इंटरनल नेटवर्क का पार्ट है,
और एक क्लाइंट जो कि आपके डीबी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो एडमिन यूज़ कर रहा है। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, जिसके ऊपर SSH को एक्सेस करने के लिए VPN कनेक्टिविटी, VPN इंस्टॉल है, एजेंट इंस्टॉल है इसकी वल्नरेबिलिटी में, और एक नॉर्मल क्लाइंट के में बड़ा डिफरेंस है। जो तो एसेट की वैल्यू डिपेंड करती है कि उसको उसकी वल्नरेबिलिटी कितना बड़ा थ्रेट उसको पोज कर रही है। ये पूरा रिलेशन अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वल्नरेबिलिटी है वो उसका इम्पैक्ट क्या है रिस्क के ऊपर। वल्नरेबिलिटी रिस्क को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। और कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल रिड्यूस करते हैं। तो आपने कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की तो वल्नरेबिलिटी एक्चुअली उसने रिस्क इंक्रीज़ कर दिया। अभी रिस्क हुआ, एक्चुअली वो इवेंट हुआ नहीं है, आपको सिर्फ पता चला है कि ये जो अपाची का सर्वर है वो 10.4.2 वर्जन था और एक्चुअली होना चाहिए था लेटेस्ट ये चल रहा है, और एक्चुअली इस वक्त जो है ना वो 8.2.4 जो है ना इस वक्त उसने वो यूज़ कर रहा है। तो ये क्या उसने आइडेंटिफाई कर दी, एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर दी। इस वल्नरेबिलिटी को कैसे वो एक्सप्लॉइट कर सकेगा, मे बी आप माइटर के ऊपर जाएंगे या OS टॉप 10 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अटैकर्स इस जो स्पेसिफिक वर्जन ऑफ अपाची सर्वर है वो उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि आप उसका अपडेट करेंगे, पैच करेंगे। तो आपने कंट्रोल क्या इम्प्लीमेंट करना है कि पीरियडिकली चेक करेंगे कि अपाची सर्वर की या जो भी आपने सर्वर आपने जो टाइप ऑफ DB यूज़ कर रहे हैं, SQL है, मारिया DB है, कोई और यूज़ कर रहे हैं, वो उसका कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आपने जो लाइब्रेरीज़ यूज़ की हुई हैं उनकी लेटेस्ट कौन कौन सी चल रही हैं। तो ये जो पैच मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो पीरियडिकली आइडेंटिफाई होती रहें, या ऑटोमेटिक टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पीरियडिकली स्कैन करे और बताए कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या पैचेस जो हैं वो पुराने वर्जन्स के हैं जो, और सब्सिक्वेंटली उनको पैच करें। तो ये एक पूरा एक रिलेशन है कि कंट्रोल्स आपके रिड्यूस करते हैं रिस्क को और वल्नरेबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ करती हैं। जो सिमिलरली जो थ्रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं आपके रिस्क को। जो वेरी लॉजिकल। कुछ फ्यू एग्जांपल्स वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है। वेयर हाउस जो है वो अनसुपरवाइज्ड है, गार्ड नहीं है, CCTV नहीं लगा हुआ, बायोमेट्रिक इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है, या पैडलॉक नहीं है, वटेवर। तो थ्रेट क्या होगा, चोरी हो सकता है सामान, इम्पैक्ट उसका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, कंट्रोल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारे कंट्रोल्स हैं कि ताला हो सकता है, CCTV हो सकता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकती है, गार्ड हो सकता है, वॉच डॉग हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, बार्ब्ड वायर हो सकती है। ये सारे क्या हैं, कंट्रोल्स हैं। ये आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करनी है। सेंसिटिविटी मॉइस्चर, डाटा सेंटर के अंदर इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, इन्वायरमेंटल सिस्टम्स लगे होते हैं ताकि वो इंश्योर करें कि ह्यूमिडिटी एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर रहे। ये उनकी डाटा सेंटर्स के टियर 1, 2, 3 की जो कैटेगराइजेशन है उसमें उनके चेक्स हैं जो कि उन्होंने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाने हैं अपने। कॉम्प्लिकेटेड यूज़र इंटरफेस है जी। तो थ्रेट क्या है, डाटा इनपुट एरर हो सकता है या डाटा करप्ट हो सकता है। जो कॉन्सिक्वेंसेस उसका ये है। तो अब आप कंट्रोल क्या होगा, इनपुट सिंप्लीफाई करें। अगर आपने इनपुट के ऊपर, इनपुट वैलिडेशन के ऊपर काम नहीं किया तो आपकी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, SQL इंजेक्शन हो सकती है। तो ये वाले जो हैं वो आपको थ्रेट्स हो सकते हैं। तो आपने उसके ऊपर जो है वो सारे कंट्रोल्स कहाँ से आएंगे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंश्योर करेगा और टेस्टर उसको टेस्ट करेगा। कम्युनिकेशन लाइन अनप्रोटेक्टेड है तो वाई टैब्स सुन सकता है कोई ना कोई इसकी बात को जो, और इम्पैक्ट क्या है आपका, प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल ब्रीच हो सकती है, इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ है। पासवर्ड इनक्लियर, तो पासवर्ड हम आजकल कैसे भेजते हैं, मॉडर्न सिस्टम में कैसे भेजे जाते हैं पासवर्ड, एनीबॉडी एल्स? एनक्रिप्ट कैसे होते हैं, हैशेस होते हैं जो, ठीक है। तो एक्चुअली आप जो पासवर्ड भेज होते हैं उस पासवर्ड का हैश होता है, और हैश भी जो DB में सेव हुआ होता है वो भी उस पासवर्ड का हैश सेव हुआ होता है।
लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर, ये ह्यूमन एरर्स हैं जो है, और इसका इम्पैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। एक लिखा हुआ है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ना होने का इम्पैक्ट सिर्फ इंटेग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तीनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ना होने का इम्पैक्ट इन तीनों पे है। रिस्क क्या है? रिस्क के जो फार्मूलाज हैं वो बाय एंड लार्ज दो फार्मूलाज चलते हैं। एक है थ्रेट, वल्नरेबिलिटी और एसेट इम्पैक्ट का, या प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो थ्रेट और वल्नरेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी अगर आपने रिस्क असेसमेंट करनी है तो हर एसेट की मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर कोई किसी डाटा सेंटर में एक लिनक्स का या एक विंडो का सर्वर है, तो उस लिनक्स या विंडोज़ के सर्वर के जो सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो एक अलग से हैं, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो अलग से होंगी। अच्छा, आपने उसके ऊपर जो है वो कोई वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो उसकी भी एक वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो बनी है, वो एक्सेस कैसे हो रही है, उसकी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। उसने अगर डायरेक्टरी सर्विसेज से ऑथेंटिकेशन की है तो उसकी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं हर एसेट के साथ मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और आपने उस मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ का प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है। और ये प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट अगेन कहाँ से शुरू होगा? आपकी एसेट वैल्यूएशन से स्टार्ट होगा। एसेट कितना वैल्यूएबल है, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ और उसको थ्रेट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। वो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे उसका या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। एसेट की वैल्यूएशन भी होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस से या क्वांटिटेटिव से। क्वालिटेटिव से ऐसे होगी कि आप कहेंगे ये हाई वैल्यू एसेट है, ये मीडियम वैल्यू एसेट है या लो वैल्यू एसेट है, इम्पैक्ट हाई है, मीडियम है या लो है। फिर उसकी मैट्रिक्स क्रिएट होगी कि हाई वैल्यू या लो वैल्यू का एक मैट्रिक्स से एक रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास क्या आती है। ये कंपैरेटिवली आसान तरीका है, आमतौर पे एप्लीकेबल या कह सकते हैं कि डिफरेंट जगहों पे अप्लाई यही हो रहा है। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, जो क्योंकि आपको हर जो वल्नरेबिलिटी है जो उसका आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो अब आप रेपुटेशन लॉस की कैसे मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे? ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जो आपने उस एसेट की एक्चुअल वैल्यू ली, वो एक सर्वर आज से 5 साल पहले 10 लाख का लिया गया था, अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है? अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो इससे डाटा लॉस कितना होगा? और डाटा लॉस हो गया तो एक्चुअली आपने उसको उस सिस्टम को अपग्रेड किया तो फिर क्या हुआ? डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या हुई? इन सब को अगर इकट्ठा किया जाए तो मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मॉनेटरी वैल्यू सिर्फ सिलेक्टेड सिस्टम्स की जो बहुत ही हाई वैल्यू होते हैं उन्हीं के केस में निकाली जाती है, बाकी बाय एंड लार्ज क्वालिटेटिव एनालिसिस ही किया जाता है। तो इनफैक्ट जो रिस्क असेसमेंट आपकी हो रही होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का एक मिक्स एंड मैच चल सकता है। एक और जो एस्पेक्ट है वो आपका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, यानी एक्सपोजर आपका कितना है। एक थ्रेट आया, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई, मटेरियलाइज होगी, लॉस कितना हुआ? तो ये जो लॉस है ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा। ये बताता है कि जब भी कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई तो क्या एक्सपोजर हुआ और लॉस कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये इन टर्म्स ऑफ ये जो इम्पोर्टेंस इसकी ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअल इम्पोर्टेंस है, बल्कि अगर हम एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी इसकी इम्पोर्टेंस है। वो आपकी रिस्क कैपेसिटी, टॉलरेंस और एपिटाइट हैं। तो कैपेसिटी क्या है रिस्क की? जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। मेरी नहीं, पे तो वैसे बताना मुनासिब नहीं होता, तो इसलिए इस एग्जांपल को चेंज कर देते हैं। तो एज और पे जो है वो दोनों ही तरह मुश्किल एस्पेक्ट हैं। एज हमारे लिए, पे हमारे लिए, और एज हमारे बाकी लेडीज़ के लिए। तो जो कैपेसिटी है वो ये है कि किसी बिज़नेस का बजट है 1 लाख, उसमें से उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में निकल के उसने जो पे अलाउंसेज हैं वो भी निकल के
अब उसकी जो कैपेसिटी बची कि वो किसी कोई रिस्क ले सकता है अगर, तो लेट से वो 50,000 की बच गई, 50,000 से ज़्यादा वो रिस्क ले नहीं सकता, ये उसकी कैपेसिटी है, इससे वो एक्सीड नहीं कर सकता जो, ये उसकी कैपेसिटी है, इससे वो एक्सीड नहीं कर सकता जो। और एपिटाइट उसका वो है कि जितना उस 50,000 की है लेकिन उसका वो रिस्क अवर्स है या वो रिस्क पसंद करता है, तो ये उसके एपिटाइट है कि वो एक ऐसा होगा जो कि रिस्क को पसंद करता है तो वो कहेगा मैं 50,000 का रिस्क लेने पे तैयार हूँ, और एक रिस्क को अवॉइड करेगा तो वो कहेगा नहीं मैं 10,000 से ऊपर तो नहीं जाऊँगा, ये मेरे $10,000 हैं या 10,000 रुपीज़ हैं, इससे ज़्यादा का मैं रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये रिस्क एपिटाइट ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट है या उसकी सीनियर मैनेजमेंट का डिसीजन है जो। इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आपने बहुत सी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, बहुत से कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपने जब कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं तो एवरी कंट्रोल नीड सम फाइनेंशियल बजट। अनलिमिटेड बजट तो नहीं हो सकता। एक रिस्क असेसमेंट की बुनियादी वजह ये भी है कि हमारा बजट अनलिमिटेड नहीं है, तो हमने सिर्फ उन चीज़ों की कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है जो कि हाई रिस्क। अगर हम ज़ीरो रिस्क पे कुछ नहीं हो सकेगा। आप जितने आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए होंगे उसमें से कुछ को आप मिटिगेट कर देंगे, कुछ को बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, होगा नहीं, लेकिन चलें आप कोशिश करेंगे कि कुछ को आपने बहुत ही मिटिगेट कर दिया, कुछ को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ रिस्क ऐसा ज़रूर होगा। वो जो मैं स्टार्ट में कह रहा था कि हमने एक साल का सोचा कि एक साल में 3 ऐसे इवेंट हो सकते हैं जहाँ पे बिजली 5 दिन चली जाएगी या 2 दिन चली जाएगी, तो उसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, हम कहेंगे एक्सेप्टेड है। तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा? वो आपकी एपिटाइट के ऊपर डिसीजन होगा, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिसीजन होगा जो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपका एपिटाइट कितना है, तो तब ये डिसीजन होगा और ये सीनियर मैनेजमेंट करेगी। रिस्क एक्सेप्टेंस हमेशा एसेट का ओनर बताता है कि मेरे लिए ये रिस्क एक्सेप्टेड है, और वो ओनर कौन होता है? वो सीनियर मैनेजमेंट में ही होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल है। अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ एन एसेट वो जो ओनर की अकाउंट वो उसका अकाउंटेबल है जो। तो जो बिज़नेस के लोग हैं वो उस बिज़नेस को ओन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उनको सपोर्ट कर रही है। तो जहाँ भी रिस्क एक्सेप्टेंस की बात होगी रिस्क असेसमेंट के बाद, जब इस पे आएंगे कि रिस्क ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन चूज़ की जाए, तो आप चले जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट आपको उस रिस्क के बारे में बताएगी कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो डाटा सेंटर है वो 2 दिन के लिए बंद हो जाए। अब अगर 2 दिन के लिए बंद हो जाए या हमारी एप्लीकेशन 1 घंटे के लिए सर्विसेज ना दे, गूगल ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अमेज़ॉन ये दराज भी नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने अपने जो अगर हम उस पर सर्वर के ऊपर आएंगे तो उन्होंने मे भी शायद रेड्स इम्प्लीमेंट की हुई होंगी, सर्वर के क्लस्टर नेक्स्ट लेवल के ऊपर लगाए हुए होंगे, सैलाब या आंधी की सूरत में या बिजली जाने की सूरत में कोई हॉट स्टैंड बाय साइट होगी। तो ये सारे के सारे उन्होंने क्या कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम 2-3 घंटे अपना बिज़नेस बंद कर सकें। ये फ़ैसला किसका है? सीनियर मैनेजमेंट का है। ये किस पे बेस करता है? कैपेसिटी के ऊपर बेस करता है, एपिटाइट के ऊपर बेस करता है, एसेट वैल्यू के ऊपर बेस करता है। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। पीछे रहता है टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है वो वेरिएशन है। एपिटाइट आपका एक डिसाइडेड है, अब टॉलरेंस जो है ना वो आपका दिल करता है कि किसी का जो रिस्क एक्सेप्ट करने के ऊपर रिस्क अवर्स नहीं है, अवॉइड नहीं करना चाहता, वो कहता है यार चलें 10,000 तो मेरी लिमिट है, लेकिन इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा बिजनेस नज़र आ रहा है, मुझे एक प्रॉफिट नज़र आ रहा है जो है, तो मैं थोड़ा सा रिस्क और ले लेता हूँ। या ये मैं सोचता हूँ कि यार प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, ये ख़तरा ज़रूर होगा कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी, लेकिन करस्पॉन्डिंगली मुझे ये बेनिफिट बहुत नज़र आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना इस रिस्क को जो है अपनी जो मेरी जो एपिटाइट था मैं उससे थोड़ा सा बियॉन्ड चला जाऊँ। अब वो थोड़ा कितना है
ये तो तय है कि वो कैपेसिटी से ऊपर नहीं जा सकता, वो रहेगा एपिटाइट के आसपास। अगर यहाँ एपिटाइट है तो वो इसके समवेयर आसपास खेलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कैपेसिटी के ऊपर चला जाएगा। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, ये जो सारा एस्पेक्ट है ये डिपेंड करता है किस पे, सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर, आमतौर पे बिज़नेस के लोगों के ऊपर, आमतौर पे एसेट्स के ओनर्स की तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ये सब कुछ एनालिसिस करके ये सारा जो आप कहें कि पूरा एनालिसिस दे देंगे सीनियर मैनेजमेंट को, CIOs को, CTOs को, CEOs को। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये डिसाइड करेंगे कि ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो रिस्क कैपेसिटी क्या है, जो फर्म कैन एज्यूम बिफोर इट ब्रीचेज रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट, इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कैपेसिटी। और दूसरा स्टेक होल्डर के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो कैपेसिटी कहाँ से आएगी आपकी, वहाँ से आएगी जी, टॉप मैनेजमेंट से आएगी जी। स्टेक होल्डर के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जी, वो डिसाइड करेंगे कि हमारी इतनी कैपेसिटी है जी। ये IAS के लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जी, हमारी ये डोमेन नहीं है जी, अनलेस कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले डोमेन में चल जाते हैं, फिर ठीक है, फिर आपने फैसला करना है। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो फिर आप फैसला करेंगे, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं फिर आपने फैसला नहीं करना, आपने काम करके उनको प्रोवाइड करना है, डिसीजन उन्होंने देना है। टॉलरेंस वो क्या है, डेविएशन है फ्रॉम रिस्क एपिटाइट। और एपिटाइट जैसे मैंने बताया कि वो आपका एग्रीगेट लेवल एंड टाइप ऑफ रिस्क अ फर्म इज़ विलिंग टू एज्यूम इन इट्स एक्सपोजर्स एंड बिजनेस एक्टिविटी, जो उसकी एक एपिटाइट है। ये एपिटाइट हम सब का ही है, ये तीनों वर्ड्स हमारे हम सब की ज़िंदगी के ऊपर एप्लीकेबल हैं। मेरी जो फाइनेंशियल है वो 50,000 अलाउ करती है, ये मेरी कैपेसिटी है। मेरा आम तौर पे एपिटाइट ये है कि मैं 10,000 की शेयर्स ले लेता हूँ, लेकिन अचानक मुझे नज़र आता है कि ओगरा के कुछ शेयर्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है, तो मैंने ना लोन लेके मज़ीद कुछ शेयर्स ले लिए, तो मैं एक्चुअली अपनी एपिटाइट से ऊपर चला गया। ये लॉस भी हो सकता है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है। ये डिसीजन उसने खुद किया। तो ये कैपेसिटी, एपिटाइट और रिस्क टॉलरेंस हर शख्स की ज़िंदगी में भी है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी में भी है। जितने ये जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, ये इनको आप बाय लार्ज अपनी डे टू डे लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। और समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि इनको अप्लाई करें अपनी, कि मेरी ज़िंदगी में ये रिस्क है तो हम कैसे डील कर रहे हैं, जो एसेट वैल्यू को हम कैसे करें। वो जो हम उसमें थोड़े पहले हम कंट्रोल्स की बात कर रहे थे कि जो गाड़ी में हमने स्टेपनी रखी है, इंजन दो नहीं रखे, लेकिन जहाज़ के अंदर इंजन दो होते हैं, एक फेल हो जाए तो दूसरा लेके उसको लैंड करवा देगा, क्योंकि गाड़ी में अगर इंजन फेल होगा तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, जहाज़ में रुकेगी नहीं। तो इंजन वहाँ हम दो रख लिया। तो ये कैसे पता चला, ये रिस्क असेसमेंट हुई, ठीक है। तो इसी तरह यही रिस्क असेसमेंट हर स्टेप्स में हमारी ज़िंदगियों में भी है, और इसी तरह यही रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी है। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस, अच्छा जो प्रोसेस है ये विद माइनर मॉडिफिकेशंस या माइनर एडजस्टमेंट्स या माइनर वेरिएशंस डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। कन्वे वो एक ही बात करता है, लेकिन एटलीस्ट जो अगर आप उसके स्टेप्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो 5 थे, उसमें 6 लिख दिए, उसमें 3 कर दिए, इन दो को इकट्ठा कर दिया, उन दो को अलग कर दिया। लेकिन बाय एंड लार्ज वो रिवॉल्व इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर हो रहे हैं कि वैल्यू क्या है एसेट की, वो असर्टन की सबसे पहले, उसकी ओनरशिप असर्टन की, उसकी वैल्यू असर्टन की। वैल्यू कैसे असर्टन की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से की। सबसे पहला स्टेप ये है, जब भी आप रिस्क असेसमेंट करेंगे पहला स्टेप ये है कि रिस्क की जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है। काफ़ी हम बात कर चुके हैं इस पर, जितना वैल्यू ज़्यादा होगी उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नंबर 2 क्या, रिस्क एनालिसिस आ गया, क्वालिटेटिव और अगेन क्वांटिटेटिव। वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई, उसका इम्पेक्ट कितना है, ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी से आपने उसका रिस्क आइडेंटिफाई किया। क्वालिटेटिव किया तो कैसे किया, आपने हाई मीडियम लो उसको रेट कर दिया। कैसे किया, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की मैट्रिक्स क्रिएट की, प्रोबेबिलिटी में भी हाई मीडियम लो रखा, यहाँ भी हाई मीडियम लो रखा, और उस मैट्रिक्स से एक रिजल्टेंट वैल्यू निकाली और कहा कि अच्छा इस रिस्क की रिजल्टेंट वैल्यू हाई है, और इस रिस्क की रिजल्टेंट वैल्यू लो है। मैट्रिक्स आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जब ये सारे दोनों स्टेप्स हो गए
तो फिर आपने रिस्क ट्रीटमेंट के स्टेप की तरफ चले गए। अब ये जो एनालिसिस है ये अपने अंदर डिफरेंट स्टेप्स अब्जॉर्व करता है कि पहले आपने जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स की, फिर उनकी वैल्यूज़ निकाली, उसके बाद उनका कंपैरिजन किया, तो एनालिसिस भी हो गया, वैल्यूएशन भी हो गया। अगर 2701 को देखा जाए तो वो इन दोनों बातों को अलग-अलग लिखता है। ISC स्केल में शायद प्रॉब्ली जो है ना वो उनके उसमें ये इनको एक ही स्टेप के अंदर लिखा हुआ है, एनालिसिस के अंदर ही दोनों चीज़ों को ऑब्जॉर्व किया हुआ है। तो इससे ये डिफरेंट स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट है। तो एनालिसिस में क्या ये सारी बातें किस में आ गई, आपकी एनालिसिस के अंदर आ गई। और जब आपने ये सर्टन कर लिया कि ये रिस्क है, ये एसेट है, इसकी वैल्यू क्या थी, और ये रिस्क है, ये इसकी वैल्यू क्या है, और अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन के एसेट में हर एसेट के अगेंस्ट मल्टीपल रिस्क एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक सर्वर के अगेंस्ट DB के, नेटवर्क के, सिस्टम के, एप्लीकेशन के, प्लेटफॉर्म के, जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके, जो डेवलपर्स की गलतियों के, ये सारे के सारे वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी जिनके अगेंस्ट बहुत से रिस्क होंगे। तो जब वो रिस्क असेसमेंट हो रही होगी तो वो सारे रिस्क आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो अब तो बहुत से प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि ऑलरेडी आपको रिस्क असेसमेंट करके देते हैं कि आपने ये लिनक्स का सर्वर लगाया है, इसके अगेंस्ट ये और ये इसका वर्जन है, और ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसके ये सारे रिस्क लिस्टेड डाउन है। आप उसमें से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, वो हाई है या मीडियम है। अच्छा, सेम रिस्क या सेम वल्नरेबिलिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट वैल्यू क्रिएट कर सकती है। मेरे पास भी सेम विंडो का सर्वर लगा हुआ है और उस पर एक एप्लीकेशन चल रही है, और एक दूसरे डाटा सेंटर में भी सेम है, दोनों आउटडेटेड हैं, दोनों पैच नहीं हुए हुए, लेकिन इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। मे भी शायद मेरे पास जो लगा है वो एयर गैप्ड एनवायरनमेंट के अंदर लगा हुआ है, जो आपके पास लगा है वो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड है। जो मेरे पास लगा है वो उसमें डाटे की वो वैल्यू नहीं है, जो है आपके पास जो लगा है उसमें पर्सनल आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती हैं, तो PIA एग्जिस्ट करती हैं, उसकी एक सेपरेट वैल्यू है। मेरे पास जो लगा है उसमें कोई मे बी ओपन सोर्स की चीज़ें है भी एयर गैप्ड। अब हैं दोनों अनपैच्ड सर्वर्स हैं, आउटडेटेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की डिफरेंट है, रिस्क दोनों का डिफरेंट है, वल्नरेबिलिटीज़ दोनों की सेम है, लेकिन बाकी एनालिसिस सब उनका डिफरेंट हो जाएगा। तो जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो फिर ट्रीटमेंट की ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। ट्रीटमेंट का मतलब आपने रिस्क जो आइडेंटिफाई कर लिया उसको कैसे ट्रीट करना है, हैंडल कैसे करना है, कंट्रोल्स क्या आइडेंटिफाई करने हैं, ये अब ये स्टेप आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट के क्या 4 बेसिक प्रोसेसेस है, अवॉइड है, ट्रांसफ़र है, मिटिगेट है और एक्सेप्ट है। इनको भी इनकी ना अंग्रेज़ी से ही समझें, अंग्रेज़ी से ही समझेंगे यानी इंग्लिश के लिटरल मीनिंग से भी समझें तो ये बाय एंड लार्ज वहीं मैप होते हैं। अवॉइड कर रहे हैं तो मतलब आपने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करना था, रिस्क आपको लगा ज़्यादा है, ये तो कंपनी डूब सकती है, आपने कहा नहीं करना, कहीं और चले जाना है। आपने डाटा सेंटर की लोकेशन आइडेंटिफाई की, पता चला कि यहाँ पे बिजली नहीं है, आपने कहा यहाँ नहीं करना, यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, सैलाब आ जाता है, आंधी तूफान आती है, लाइटनिंग हो जाती है, वटेवर, आपने कहा मैं नहीं करना, नहीं मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं लोकेशन B के ऊपर चला जाऊँगा, अवॉइड कर दिया। ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र का वर्ड को याद रखें किसके साथ, इंश्योरेंस के साथ। बाय एंड लार्ज जब भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क की बात कर रहे हैं, आल्दो कि ये प्योरली ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ इंश्योरेंस के साथ लिंक्ड है, लेकिन लिटरेचर में जब भी हम ट्रांसफ़र का वर्ड पढ़ते हैं रिस्क में, तो आमतौर पे वो मैप्ड इंश्योरेंस के साथ ही हो रहा होता है, या आप वो रिस्क का ओनर चेंज करके किसी और को दे देते हैं। जो 2 बिजनेसेस हैं साइड बाय साइड चल रहे हैं, आपके पास उतनी HR या नहीं थी, आपने कहा ये मैं काम ही नहीं कर सकता, मैं ये वाला रिस्क उसको दे दिए, ये वो मिटिगेट करेगा, आपने रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया। मिटिगेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अवॉइड में कोई काम नहीं करना पड़ रहा, एक्सेप्ट में एनालिसिस सारा करना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर बहुत कम काम करना पड़ रहा है। तो मिटिगेट में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एक्सेप्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि फ़ैसला किसका है, टॉप मैनेजमेंट का है या ओनर्स का है या डाटा ओनर्स का है या एसेट ओनर का है, कि उसने डिसाइड करना है कि मैंने ये रिस्क एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। हमने उसको रिस्क असेसमेंट करके दे दिया, एनालिसिस करके दे दिया, ये उसने डिसाइड करना है। तो मिटिगेट में क्या होगा कि अब हमने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने हैं।
कंट्रोल्स कितने आइडेंटिफाई करने हैं ये उसकी एसेट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मेरे पास एक केस आया, कितने का था, तकरीबन कोई 3.5 करोड़ का। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस थे, नैक भी था, तो DLP भी था, और वो क्लाउड की थ्रेट इंटेलिजेंस भी थी, और पता नहीं क्या कुछ और था। तो मैंने जब जो रेलिवेंट लोग थे मेरे पास आए तो मैंने कहा, अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं? उसने कहा ये हमारे इतने इंटरनेट यूज़र हैं, ये इसके ऊपर ना कनेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा उस इंटरनेट यूज़र से जो कनेक्ट हो रहे हैं क्या वो कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा यूज़ कर रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं कर रहे। वहाँ कोई एप्लीकेशंस चल रही हैं? वो भी नहीं हैं। कोई सर्वर्स हैं? वो भी नहीं हैं। तो कर क्या रहे हैं? वो ईमेल रिसीव करते हैं या वो सर्फिंग कर लेते हैं। ये 2 काम हैं उनके। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो यानी कोर डाटा उसका है वो बिल्कुल अलग सेपरेट नेटवर्क है, वो अलग एयर गैप इन्वायरमेंट में है। ये सिर्फ इंटरनेट के यूज़र्स हैं जो कि क्या करते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं और कुछ सर्फिंग कर लेते हैं। मैं भी शायद कुछ सोशल मीडिया को देख लेते होंगे, और उनकी क्वांटिटी कितनी है, कुछ 70-75 है आउट ऑफ 1000। तो क्यों लगाया हुआ है वो? 3 साल पहले उस वक्त क्यों लगा था? उस वक्त यहाँ पे एप्लीकेशन भी चल रही थी और डाटा भी था। तो अब आप कहाँ हैं? वो तो अब शिफ्ट हो गया है, दूसरी हमने वो होस्टिंग सर्विस उनको दे दिया है। तो यानी अब उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 3.5 करोड़ का डिफरेंट सिक्योरिटी सोल्यूशन लेके अपने उन इंटरनेट यूज़र्स को जो कि इंटरनेट के ऊपर ईमेल रिसीव कर रहे हैं या वो ब्राउजिंग कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने सारे ख़त्म कर दिए। तो ये कंट्रोल्स कितने इम्प्लीमेंट करने हैं ये डिपेंड करता है कि एसेट की वैल्यू क्या है। काफ़ी रेजिस्टेंस आई मुझे भी शुरू में, उनका नहीं तो ये बड़ा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, क्या होगा, लॉस क्या होगा? तो आखिर में पता चला कोई लॉस नहीं होगा। वो जो ईमेल है वो कहाँ है? आपने खुद होस्ट की हुई है? नहीं, वो तो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसने की हुई है, तो उनका सर्वर तो वहाँ है, तो वो भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो यानी टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो सारा वो जो उनका सोल्यूशन था पालो अल्टो का एक FireEye का सोल्यूशन था, वो भी ख़त्म हो गया। उनकी काफ़ी सारी उसमें कमी हो गई, मतलब बहुत ही रिड्यूस लेवल के ऊपर आ गई। तो ये आपने डिसाइड करना है कि मिटिगेट कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपने जो रिस्क को मिटिगेट करना है कंट्रोल से, वो कितने ज़्यादा मिटिगेशन चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका एसेट की वैल्यू क्या है। सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सिमिलर लाइन्स के ऊपर वाक़या है, लेकिन वो है ज़रा डिफरेंट एंगल से कि वो उनको सीम सोल्यूशन भी लगा रहे हैं और EDR भी लगा रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो। तो जब वो उसमें डिग डाउन किया गया तो एक्चुअली उनके एसेट की वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि ऑडिट वालों ने, हम जैसे किसी ने जाके उसकी रिपोर्ट में ये लिख दिया था कि यहाँ मेरा नैक भी लगाना है और सीम भी लगाना है और ये भी लगाना है और वो भी लगाना है, तो ऑडिट वाले ने अपनी रिपोर्ट तो अच्छी बना दी लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का गुबारा कर दिया। तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मैनेजमेंट क्या कर रही थी, वो उस ऑडिट की रिपोर्ट को कंप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। तो वो किया किसने? वो मेरे और आप की तरह के लोगों ने वहाँ गए और उन्होंने वहाँ के जाके आइडेंटिफाई किया और उनको ये सारे कंट्रोल इसलिए बता दिए कि अच्छे होते हैं, या जो कल जब कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि हमने तो आपको बताया था कि ये। तो ये कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करते वक्त एज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आपको बहुत ही ख्याल रखना चाहिए और उनके एसेट की वैल्यू को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए उनके साथ कि ये कितनी वैल्यू है, और फिर सजेस्ट भी करना चाहिए कि A, B, C ये कंट्रोल हो सकते हैं, इसकी कॉस्ट ये हो सकती है, आपको रिक्वायर्ड ये हो सकते हैं, इसकी कॉस्ट ये होगी, इसकी कॉस्ट ये होगी, इसकी कॉस्ट ये होगी, अगर ये फेल होगा तो इसका ये इम्पैक्ट होगा, अगर ये फेल होगा तो इसका ये इम्पैक्ट होगा, और अगर C फेल होगा तो उसका ये इम्पैक्ट होगा। ये डिसीजन उस पर छोड़ दें कि उसने किसको एक्सेप्ट करना है, ये डिसीजन उसका है कि उसने कितनों को कंट्रोल्स को मिटिगेट करने के लिए फ़ंड्स दे देने हैं और कितनों के लिए नहीं देने। अगर आप उसे कहेंगे कि अगर ये UPS आपने एक रैक के लिए 10 kVA का लगा दिया तो आप 6 घंटे के लिए बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, और अगर बिजली 6 घंटे से ज़्यादा चली गई तो 2 घंटे आपका सिस्टम बंद हो सकता है। तो ये फ़ैसला उसका है, ये उसको फ़ैसला करने दें, सीनियर मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को, ओनर्स को, डाटा ओनर्स को, कि ये जो कंट्रोल्स हैं वो
एसेट की वैल्यू के मुताबिक हैं या नहीं है। इस पे बात होगी, लेकिन जो एसेट वैल्यू है, ये जो मैंने 2-3 आपको यूज़ केसेस बताए कि हम जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो कंट्रोल्स बताते वक्त बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि एसेट की वैल्यू क्या है। हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में आजकल ये आ रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर दो। हमने हमेशा टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करनी। हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो बिज़नेस वैल्यू मिल रही है, जो एसेट की वैल्यू है, हमने उसको आइडेंटिफाई करते हुए करस्पॉन्डिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई करना है। और हमेशा टेक्निकल कंट्रोल ही सूटेबल नहीं होता, बहुत से कंट्रोल्स पॉलिसी से भी कवर हो जाते हैं। अगर किसी के घर में यानी किसी ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरा लगाने की फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उसके पास RFID कार्ड या RFID रीडर्स लेने के फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसको प्रोसेसेस से भी कवर किया जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड है, अच्छे तरीके से इंश्योर कर रहा है, एक के बजाय 2 हो गए हैं, उसको बाकी तमाम किसी और कंट्रोल से भी कवर किया जाता है। आमतौर पे उसको कंपनसेटिंग कंट्रोल्स कहते हैं। तो इसलिए हमने हमेशा टॉप ऑफ द लाइन कंट्रोल के ऊपर नहीं जाना। मिटिगेट करते वक्त ये सोचना है कि उस एसेट की वैल्यू कितनी है, और ये भी सोचना है कि उस एसेट की, या अगर आप ख़ास तौर पे एज अ पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं, तो ये भी सोचना है कि ये इनफैक्ट जिस पैसे से ये सब कुछ लिया जा रहा है वो मेरे और आपके ही टैक्स के पैसों का, तो ये भी सोचना है। तो इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आम तौर पे वो जब सीनियर मैनेजमेंट को बताते हैं तो वो बताते हैं टॉप ऑफ द लाइन ये ना हुआ तो बस दैट्स इट, ऑर्गेनाइजेशन गिर गई, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर ख़ास तौर पे और फिर आपने छोड़ देना है एक्सेप्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ये सारा प्रोसेस सीनियर मैनेजमेंट के लिए छोड़ना है कि वो किसको एक्सेप्ट करता है, वो उसकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, एपिटाइट क्या है, टॉलरेंस क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, एसेट की वैल्यू क्या है, वो सब कुछ उसको बताने के बाद आपने ये डिसीजन उस पर छोड़ना है। जो उसका ओनर है, जो डाटा ओनर है, जो सिस्टम ओनर है, जो अकाउंटेबल है उस एसेट का, ये उसका फ़ैसला है कि उसने क्या रिस्क एक्सेप्ट करना है और क्या रिस्क अवॉइड करना है, और कितने कंट्रोल्स के ऊपर वो मिटिगेशन आपकी एक्सेप्ट करता है। बाकियों को आपने 10 सोल्यूशन प्रेजेंट किए, उसने कहा मेरे लिए 5 एक्सेप्टेबल हैं, ये इतना मिटिगेशन मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, बाकी 5 मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जब होगा देखा जाएगा। गाड़ी में हम 2 इंजन नहीं रखते, जहाज़ में रखते हैं। गाड़ी में एक स्टेपनी रखते हैं, मोटरसाइकिल में स्टेपनी नहीं होती, रखी जा सकती है, पीछे कोई मैकेनिज्म बन सकता है, लेकिन इसलिए नहीं रखते कि अगर मोटरसाइकिल ख़राब हो गया तो साथ उतर के हम पैदल चल लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये उसका इतना रिस्क हमने एक्सेप्ट कर लिया मोटरसाइकिल का या साइकिल का कि यहाँ ख़राब हुआ चले जाएंगे, नहीं तो पीछे को आएगा भाई तो वो टांग भी रख देगा कि चली जाए थोड़ी देर, ठीक है। और वो अगर पिछला टायर पंचर है तो तकरीबन वो उसके डिग्गी के ऊपर बैठ के जो ड्राइव कर उसको चला लेगा ताकि टायर ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह के बहुत से हमने एक्सेप्टेंस कर ली है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेंस है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्कशन तो हम ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं कि क्वालिटेटिव जो है ना वो रिलेटिव रैंकिंग है, मीडियम लो हाई है, एब्सोल्यूट नहीं है, और क्वांटिटेटिव आपकी प्योरली मॉनेटरी वैल्यूज़ के ऊपर चल रही हैं। जो रिस्क असेसमेंट है वो होगी क्या, इन दोनों का कम्बिनेशन होगी। बाय एंड लार्ज मोस्टली हम क्वालिटेटिव के ऊपर जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही हाई वैल्यू एसेट हैं उनके लिए हम क्वांटिटेटिव के ऊपर भी जा सकते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट हो सकती है, उनके लिए हम क्वांटिटेटिव पे भी जा सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट या इवन के एसेट वैल्यूशन के वक्त, ये दोनों मेथडोलॉजीज़ एसेट वैल्यूशन के वक्त भी यूज़ होंगी, ये आपकी रिस्क असेसमेंट के वक्त भी यूज़ होंगी, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर सब्सिक्वेंटली आपका एक एसेट वैल्यू जो है वो निकलेगी। ये एक रिस्क मैट्रिक्स की जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट उन दोनों को निकाला क्वालिटेटिवली कि हाई, मीडियम और लो क्या है। सिमिलरली इम्पैक्ट भी निकाला कि हाई, मीडियम और लो क्या है, और इस मैट्रिक्स से आइडेंटिफाई किया कि जो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हैं, ये नीचे, ये क्या है जी, ये आपके हाई वैल्यू रिस्क हैं। इसमें भी जो हमेशा जो जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बेशक कम है। और दूसरा ये हो सकता है कि
प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट कम है। तो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इम्पैक्ट कम है वो आपके डेली रूटीन के अफेयर्स हैं, ऑपरेशन अफेयर्स आ जाएंगे, ऑपरेशन मैटर्स आएंगे जो। और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी कम है, वो वंस इन ए ब्लू मून है, या साल में एक दफ़ा होगा, 2 साल में एक दफ़ा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपने वो असेस कर लिया है, उसको आपने ज़रूर सोचना है, वो बहुत ही हाई इम्पैक्ट है। अगर वो हो गया तो आपका जो यानी आपने अगर डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं तो उसने आपकी सारी सर्विसेज रुक जाएंगी, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसको आपने कैटर फॉर करना है। कैसे करना है वो आप कोई हॉट स्टैंड बाय साइट्स बनाएंगे, CDNs बनाएंगे, सर्वर क्लस्टर करेंगे, वो डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, लेकिन आपने उनको कैटर फॉर करना है। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको इनके फार्मूलाज और इनकी कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है। एसेट वैल्यू पे तो हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, एक्सपोजर फैक्टर पे भी कर चुके हैं। सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी वो एसेट वैल्यू और एक्सपोजर फैक्टर की प्रोडक्ट है कि एक जो इंसिडेंट है वो एक दफ़ा अगर अकर होगा तो उसकी क्या लॉस की एक्सपेक्टेंसी क्या है। जो अगर आपका सर्वर एक दफ़ा क्रैश कर गया और 5 घंटे के लिए बंद रहा तो कितना बिज़नेस लॉस किया आपने। अगर पावर 6 घंटे के लिए शट डाउन हो गई तो आपने कितना बिज़नेस लॉस किया। ये एक इवेंट है। आपका 60% का डाटा ब्रीच हो गया तो GDPR में आपको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, ये उसका सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी। एक दफ़ा अगर आपका डाटा ब्रीच हो गया तो कितनी पेनल्टी पड़ेगी, वो आपका सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी है। इवेंट हो गया, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी, 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना है तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी, वो सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी होगी। और एनुअलाइज रेट ऑफ अकरेंस क्या है कि वो एक ये एनुअलाइज रेट ऑफ अकरेंस ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक ट्रेंड बेस्ड है कि पिछले 1 साल के अंदर ये इंसिडेंट कितनी दफ़ा हुआ था, 5 साल के अंदर ये इंसिडेंट कितनी दफ़ा हुआ। उसकी बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं कि ये कोई भी इंसिडेंट है उसकी एनुअली रेट ऑफ अकरेंस क्या है। तो इन दोनों बातों से आप क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका जो एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या है, 1 साल के अंदर एक इवेंट कितनी दफ़ा हुआ और जब हुआ तो उसका लॉस कितना हो सकता है। 20 मिलियन डॉलर्स 4% ऑफ उसकी है GDPR में जो है ब्रीच ना रिपोर्ट करने की 4% है ना, 4 मिलियन 20 मिलियन समथिंग इस तरह की है। तो लेट से अगर मैं स्टैट्स में अगर गलत नहीं कर रहा तो 4% और 20 मिलियन डॉलर। तो एक दफ़ा अगर ब्रीच हुआ और उसने रिपोर्ट नहीं किया तो 20 मिलियन डॉलर चले गए। तो साल में 2 दफ़ा ऐसा अगर होता है कि ब्रीच होता है और वो रिपोर्ट नहीं करता तो ये 40 मिलियन डॉलर चले गए। तो ये उसका एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी है। अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो इतना वो लॉस लूज़ करेगा। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल ये क्या है जी? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है? ये रिडक्शन है। आपने सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए ना, तो जो चोर के आने का ख़तरा था, जो आपने कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया, CCTV लगा दिया या जो है ना वो ट्रेंड वॉच डॉग ले लिया, तो ये क्या किया आपने? कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया। आपने बायोमेट्रिक लगा दिया, मोशन सेंसर लगा दिए, और या घर वालों में से एक की ड्यूटी लगा दी, सारी रात जागेगा 2-2 घंटे। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कंट्रोल्स हैं। तो इसलिए कंट्रोल्स क्या करते हैं? वो आपके रिस्क रिड्यूस करते हैं। आपने क्या बताया था? एवॉइडेंस ये हो सकती है कि आप एक बहुत ही सिक्योर एरिया के अंदर रह रहे हैं और आपने कहा ठीक है यहाँ सॉरी बल्कि ये हो सकती है कि आप कराची में जो है ना वो मच्छर कॉलोनी में रह रहे हैं तो आपने कहा यहाँ तो गुजारा नहीं हो सकता मेरा, यहाँ मैं सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता, तो ऐसा करता हूँ मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मलीर में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये आपने अवॉइड कर लिया। मैंने कंपनी हायर एन इंश्योरेंस कंपनी टू मिटिगेट रिस्क। अब कौन सी टेक्निक है? ट्रांसफ़र है। तो अमूमी तौर पे जब भी इंश्योरेंस का जिक्र आएगा तो बल्कि फॉर श्योर इंश्योरेंस का जिक्र आएगा तो वो ट्रांसफ़र होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ट्रांसफ़र के और भी मीन्स अवेलेबल हैं। एन एक्सप्लॉयटेबल वीकनेस और फ्लॉ इन ए सिस्टम, वल्नरेबिलिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कोई भी ऐसी वीकनेस वो वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। और वल्नरेबिलिटी आज के करंटली हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं
जो मैं आपको बता रहा था कुछ प्लेटफॉर्म से, माइटर एक प्लेटफॉर्म है जो कि वल्नरेबिलिटीज़ को एनुमरेट करता है, वीकनेसेस को भी एनुमरेट करता है। वीकनेस उसकी रूट कॉज होती है। एक एप्लीकेशन डेवलप हुई है और उस एप्लीकेशन में डेवलपर्स ने सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ की और इनपुट वैलिडेशन नहीं हो रही, ये उसकी वीकनेस है, उस सॉफ्टवेयर की वीकनेस है जी। और उससे वल्नरेबिलिटी क्या होगी? सीक्वल इंजेक्शन हो सकती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है, ये उसकी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई होगी। इन दोनों को इनुमरेट कर रहा है माइटर, वीकनेस को भी इनुमरेट कर रहा है और वल्नरेबिलिटीज़ को भी इनुमरेट कर रहा है, और सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स को भी इनुमरेट कर रहा है। यानी ये विंडोज़ का है, ये लिनक्स का है, ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड वर्जन ये है, एंड्रॉयड वर्जन वो है, iOS का फलाना है, इनको भी इनुमरेट कर रहा है। और फिर एक NVD है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, अमेरिकन US की, ये सारी बॉडी जो है वो US की ही है। वो क्या कर रही हैं? वो इन वल्नरेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं इन डिटेल। फिर एक आपका कैपेक है, आपका जो अटैक पैटर्न्स जो हैं वो इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ के अगेंस्ट अटैक पैटर्न्स जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं। तो ये सारे वो थ्रेट इंटेल है जो कि आज कम्युनिटी शेयर कर रही है, अवेलेबल है, और हम इन्हीं थ्रेट इंटेल्स को अपनी डिफरेंट सिस्टम्स में इंटीग्रेट करते हैं। जब भी कोई सीम या सोर सोल्यूशन डिप्लॉय करते हैं या उसमें हमारे पास थ्रेट इंटेल कहाँ से आ रही होती है? इसी तरह के प्लेटफॉर्म से आ रही होती है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो इनसे जो है हमारे पास आ रही होती है। तो जब हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास आईडी आ जाती है कि ये स्पेसिफिक आईडी है, वीक साइफर सूट है, और उसकी आईडी CVE नंबर 12-13 है, और उसकी मिटिगेशन टेक्निक्स ही हैं। और अगर आपने इस पर फर्दर स्टडी करना है तो आप उसको उठाते हैं, जाके माइटर में सर्च करते हैं, आपको वहाँ पे उसकी मिटिगेशन टेक्निक्स भी नज़र आती हैं। आपको ये भी नज़र आता है कि किन किन APT ग्रुप्स ने उनको इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ किया है, अपनी डिफरेंट जो एक पूरी साइबर किल चेन है उसमें कहाँ कहाँ यूज़ किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अटैकर्स भी यूज़ कर रहे हैं और डिफेंडर्स भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने पेन टेस्टर बनना है तो तभी आपने ये इस्तेमाल करनी है, अगर आपने SOC ऑपरेशन में जाना है तभी ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होनी है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? हाँ जी, बिल्कुल लास्ट वाला है कि आपने आइडेंटिफाई भी करना है, एवेल्यूएट भी करना है और प्रायोरिटाइज भी करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट से शुरू हुआ, हर एसेट के अगेंस्ट रिस्क आइडेंटिफाई हुए, उनकी एवेल्यूशन हुई, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और आखिर में मैट्रिक्स में आपने डिसाइड किया कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्या ये हाई है, मीडियम है, लो है, ये रिस्क, और उनको प्रायोरिटाइज कर लिया। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द रिस्क वेयर, लास्ट आप क्या कह रहे हैं? लास्ट फर्स्ट ऑप्शन है। इम्पैक्ट जिसका बहुत ज़्यादा है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटाइजेशन सबसे ऊपर होगी। जो जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इम्पैक्ट लो है वो आप अपनी कंट्रोल मिटिगेशन टेक्निक से उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो आपके ऑपरेशंस का पार्ट होगा। डेली अगर बिजली जानी है तो हम क्या करेंगे? UPS लगा लेंगे, ठीक है, तो हमने मिटिगेट कर दिया रिस्क। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विच इन्फॉर्मेशन डज ALE आउटलाइन? फर्स्ट वन, ठीक, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर ईयर ऑफ नॉट परफॉर्मिंग अ गिवन रिस्क मिटिगेशन एक्शन। एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी है ना, सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या थी? एक दफ़ा इवेंट हुआ है तो उसकी कितनी लॉस एक्सपेक्टेंसी है, और एनुअल क्या है कि एक दफ़ा इंसिडेंट तो हुआ है उसकी इतनी लॉस एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन एक साल के अंदर कितनी दफ़ा हुआ है, तो आपने सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ अकरेंस के साथ, तो रिजल्टेंटली आपके पास क्या आया? एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी। जी, व्हेन एनालाइजिंग रिस्क विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज रिक्वायर्ड? सी है डिटर्मिनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ए सेट ऑफ रिस्क, ठीक है। डी, ये क्या है? सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स, और सी क्या है? डिटर्मिनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ए सेट ऑफ रिस्क। हाँ जी, कंसेंसस हुआ? सी है, ठीक। अभी आप फिलहाल एनालाइज कर रहे हैं रिस्क को, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गए। जब आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो तब आप अप्रोप्रिएट कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे। जब एनालाइज कर रहे हैं तो उस वक्त आपने लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस देखनी है। विच ऑफ दीज टूल इज़ मोस्ट लाइकली टू डिटेक्ट अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी? लास्ट, ठीक, डेल्टा। एनीबडी एल्स? डी है, वेब एप्लीकेशन से वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या करते हैं? वो वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट टूल एग्जिस्ट करते हैं, इनको डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कहते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग की स्टैटिक एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें कोड रिव्यू चल रहा है, डायनेमिक है जो कि आउटसाइडर है, उसको कोड नज़र नहीं आ रहा, वो एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहा है, या इवन ग्रे बॉक्स भी कर रहा है तो उसको ऑथेंटिकेटेड टेस्टिंग कर रहा होगा।
जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन एक्चुअली वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सोर्स कोड के बारे में पता नहीं है। तो वो उसके बारे में मैं सारा बता रहा था कि वो क्या करेगा। वो वेब एप्लीकेशन को आप किसी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, वो अटैक सिमुलेट करेगा, वो सिमुलेटेड अटैक लॉन्च करेगा, आपको उन वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। क्या वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो सर्वर हैं वो आउटडेटेड हैं, इनके पैचेस नहीं हुए हुए, इनपुट वैलिडेशन नहीं हो रही, सीक्वल इंजेक्शन अटैक्स हो रहे हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको मैप करेगा कि PCI DSS कंप्लाइंट है या नहीं है, ISO 27001 कंप्लाइंट है या नहीं है, SOC 2 कंप्लाइंट है या नहीं है, और फिर उसकी रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा कि वल्नरेबिलिटीज़ कितनी ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल हैं, कितनी हैं जो हाई हैं, कितनी हैं जो मीडियम हैं, कितनी हैं जो लो हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करेगा और उनकी CVE नंबर भी आइडेंटिफाई कर देगा। तो जब वो आइडेंटिफाई कर देगा तो पॉइंट वही है कि ये वो टूल्स हैं जो कि डिफेंडर्स के लिए भी यूज़फुल हैं और अटैकर्स के लिए भी हैं। पेन टेस्टर ने भी क्या करना है, इसी तरह वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, और डिफेंडर्स ने भी क्या करना है, इसी तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है और सजेस्ट करने हैं कि कंट्रोल्स क्या होंगे। अटैकर ने क्या करना है, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है और सोचना है कि एक्सप्लॉइट कैसे करना है इनको, इन वल्नरेबिलिटीज़ को। स्टेप्स जो हैं वो रिस्क असेसमेंट के 1 बाय 1 तो हम कवर कर चुके हैं। एक इसको मैंने मैप कर लिया था एक स्लाइड पे कि आपके क्या क्या स्टेप्स हैं। क्रिटिकल एसेट्स और प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, वल्नरेबिलिटी और थ्रेट नंबर 2 पे, इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 3 पे, रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं, और फाइनली रिस्क ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो ये 5 स्टेप्स हैं। इन्हीं को पीछे हमने कैसे एक्सप्लेन किया था कि एसेट वैल्यूएशन है, एनालिसिस है और ट्रीटमेंट है। जब मैं आप कहता हूँ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में एट टाइम्स 3, 5, 4 डिफरेंट स्टेप्स दिए होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कुछ स्टेप्स को मर्ज किया होता है, कुछ को सेग्रीगेट किया होता है। एक्चुअली यही स्टेप्स एग्जिस्ट करते हैं। जो रिस्क ट्रीटमेंट, अच्छा बाय एंड लार्ज जो है ना, जो जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लिटरेचर पढ़ते हैं तो रिस्क को नेगेटिव रिस्क में ही लिया जाता है। मैंने ये पर्सपेक्टिव यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा है कि जब हम PMP की सर्टिफिकेशन कर रहा था मैं, और स्टडी पार्टनर मेरा सलमान भी था इसमें, तो हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जब निकले और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आए तो हमें पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको सिर्फ नेगेटिव रिस्क पे नहीं देखती, इसको पॉजिटिव रिस्क की तरफ भी लेती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम सिर्फ नेगेटिव रिस्क लेते हैं। जो पॉजिटिव रिस्क हैं एक्चुअली वो सीनियर मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट्स का, बिज़नेस के लोगों का, ये उनका सब्जेक्ट है। लेकिन जस्ट मैं सिर्फ हाईलाइट ये करना चाह रहा था कि आप लोगों को नेगेटिव रिस्क तो आपने हमेशा सुने होंगे, एक पॉजिटिव साइड के रिस्क भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उन पॉजिटिव साइड के रिस्क को अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, वो उनसे वैल्यू एडिशन होती है, उनसे इन्हेंस किया जाता है बिज़नेस को। जो तो ये एक बिज़नेस साइड का पर्सपेक्टिव है। ये पर्सपेक्टिव आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिटरेचर के अंदर नहीं मिलेगा। जो वहाँ जो रिस्क हैं वो उनके मिटिगेशन टेक्निक्स जो हैं वो वही हैं, अवॉइड, ट्रांसफ़र, मिटिगेट और एक्सेप्ट। अच्छा, जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट है, क्या क्या करती है? पोटेंशियल लॉसेस को कम करती है, मिनिमाइज़ करती है पोटेंशियल लॉसेस को। आप रिस्क ट्रीटमेंट से क्या कर रहे हैं? मिटिगेट कर रहे हैं, या इवन कि कोई और भी ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं तो तब भी क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल लॉसेस को कम कर रहे हैं। वो लॉस आपके बिजनेस मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये हमारे जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, हम इसको अवॉइड करेंगे। तो एक्चुअली किया क्या? पोटेंशियल लॉसेस को आपने कम कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया है। अगर आपने डाटा ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए मिटिगेशन टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं तो क्या किया है? ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन लॉस को कंट्रोल किया है। एनहांसिंग बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, डाटा सेंटर में आपने हॉट स्टैंड बाय साइट रख ली है तो क्या किया है? बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर किया है। अगर आपने सर्वर्स क्लस्टर में लगा दिए हैं
तो क्या किया है, बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर किया है। रेट्स इम्प्लीमेंट किए हैं तो क्या किया है, बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर किया है। तो जब भी आप कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली उसकी बिज़नेस वैल्यू को जहन में रखा करें कि ये इस कंट्रोल से क्या बिज़नेस वैल्यू ऐड हो रही है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होने का ये मतलब कतन नहीं है कि हम सिर्फ पोर्ट 22 और 21 के बीच में खो जाएं, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एक बिज़नेस वैल्यू दे रहे हैं उनको। ये अपनी मैनेजमेंट को ये बताने की भी ज़रूरत है कि हमने ये जो काम किया है इससे बिज़नेस को ये फ़ायदा आया है। क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जो है ना वो ये नहीं सुनना चाहती कि लेयर 3 के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स आपने प्रोटेक्ट कर दिए हैं और लेयर 7 के ऊपर क्या क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके क्या क्या रिस्क मिटिगेट किए हैं और क्या क्या जो है वो जो वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं, वो उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं बिज़नेस वैल्यू के अंदर कि हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ। तो आप जब कंट्रोल इंप्लीमेंट करें तो उसको ये ना बताएं कि हमने रेड 1 यूज़ किया है, 5 यूज़ किया है। आप ये कहें कि हमने आपकी बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर किया है कि अब वो एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए हम ये उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं कि अगर कुछ हो भी गया तो हमारे कंट्रोल से सफिशेंट हैं। रेगुलेटरी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स, GDPR बार बार जिक्र आता है। PTA की लोकल रेगुलेशंस का जिक्र मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ। कहते हैं 1 साल का लॉग्स मेंटेन करेंगे, डाटा रिटेन रखेंगे 1 साल के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सीम्स और सोल्यूशन लगाएंगे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो वो सारे क्या हैं, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं जो। और लास्ट ये कि स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस आ रहा है जो। ये सेशन क्लोज़ करने से पहले ये मैं आखिरी स्लाइड दिखाना चाहूँगा कि हम जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, जैसे मैंने आज आपको शुरू में स्टार्ट में जो लोग बैठे थे मैंने बताया कि जो नाइस फ्रेमवर्क के अंदर गवर्नेंस का जो एक लेग है उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल भी एग्जिस्ट करते हैं और प्रोग्राम मैनेजमेंट के रोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो कैसे चल रही है, वो रिवॉल्व कर रही है रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड, कि जो रिस्क मैनेजर हैं उनको इनपुट दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं। और वो इनपुट क्या दे रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जो कंप्लाइंस वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वल्नरेबिलिटी जो मैनेजमेंट वाले हैं वो कंप्लाइंस वालों को भी एक फीड दे रहे हैं कि ये एक उन्होंने रिस्क वालों को बताया कि हमारे पास ये वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, दूसरा उन्होंने कंप्लाइंस वालों को बताया कि ये वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। कंप्लाइंस वाले ने देखा कि अगर ये तो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई तो मुझे इतनी पेनल्टी पड़ सकती है या ये मेरे पास रेपुटेशन लॉस हो सकता है। उसने भी रिस्क मैनेजमेंट वालों को बताया कि यार ये तो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि हम अब कंप्लाई नहीं कर रहे ये वाली रेगुलेशन, और ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन लॉस भी है, फाइनेंशियल लॉस भी है, और स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट वो इसके अलावा है। जो उसने रिस्क मैनेजमेंट को बताया तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के बारे में कोई सजेशंस दी। वो किन को दी, वो जो पॉलिसी मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो उनको बताया कि ये हमारी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको चेंज किया जाए। पहले अगर हम 1 साल के अंदर ये रिस्क असेसमेंट करते थे और उसकी बेसिस के ऊपर कुछ कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करते थे और इम्प्लीमेंट करते थे, हम HR की ट्रेनिंग्स 2 साल में एक दफ़ा करवाते थे, अब रेगुलेटरी कंप्लाइंस है कि 1 साल में करवानी है, पॉलिसी चेंज करें। ये सारी जो इनपुट है वो कहाँ जा रही है, वो सीनियर मैनेजमेंट के पास जा रही है। और सीनियर मैनेजमेंट अपने जो सिक्योरिटी कमेटीज़ हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या गवर्नेंस कमेटीज़ हैं, वहाँ इन इश्यूज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आप एक छोटा सा काम कर रहे होंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का या कंप्लाइंस का या पॉलिसी फार्मुलेशन का, वो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बिट बाय बिट इकट्ठी होके रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में एक साइकिल से गुजरने के बाद, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी सीनियर मैनेजमेंट के पास जा रही है, और सीनियर मैनेजमेंट उसी बेसिस के ऊपर डिफरेंट डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ना एक मेथडोलॉजी है, उसको कहते हैं 5 वाइज। कोई भी आपको प्रॉब्लम सामने आई है तो आप 5 दफ़ा क्यों का सवाल पूछें उससे। जब 5 वाइज से गुजर जाएंगे ना
और भी वैसे बहुत सी मेथडोलॉजीज़ हैं, लेकिन 5 वाइज इज़ वन ऑफ दैम के रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिटिकल एसेट्स का ख्याल रखना है। क्यों ख्याल रखना है? क्योंकि बिज़नेस वैल्यू को देखना है। क्यों बिज़नेस वैल्यू को देखना है? बिज़नेस के रेवेन्यू में इजाफा करना है। या अगर मैं पीछे से थोड़ा सा मज़ीद पीछे जाऊँ कि वो क्यों ख्याल करना है? क्योंकि उनके कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो कंट्रोल्स को क्यों इम्प्लीमेंट करना है? क्योंकि जो बिज़नेस के गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो ये 5 वाइज का एक मेथडोलॉजी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स में जब 5 दफ़ा क्यों का सवाल पूछ लेते हैं और इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज सारे मिल जाते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप 5 दफ़ा वाई का पीछे चल जाते, तो 5 दफ़ा जो है ना वो वाई का सवाल ज़रूर करेंगे। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे या देखेंगे एक सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट टूल। इससे पहले हमने जितनी जो बात की वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर कि आपने रिस्क असेसमेंट कैसे की, उसके जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हाई मीडियम लो कैसे ग्रेड किया, और सब्सिक्वेंटली आपके पास उससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई हुई, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या था। ये आपने एक स्ट्रक्चर तरीके से हमने इस सारे प्रोसेस को देख लिया कि ये क्या होता है। अब इस प्रोसेस को करने के मैनुअल तरीके भी अवेलेबल हैं और ऑटोमेटेड तरीके भी अवेलेबल हैं। मैनुअल तो यही है कि आप एसेट इन्वेंट्री तो आपकी डेफिनेटली किसी ना किसी एक रजिस्टर की फॉर्म में या एक्सेल शीट की फॉर्म में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा एसेट इन्वेंट्री के एसेट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करते, वहाँ पे तो यही वाला प्रोसेस होगा जिसमें एक्सेल की शीट्स बनेंगी या कोई रिस्क रजिस्टर बनेगा और उस रिस्क रजिस्टर में हर एसेट के सामने वल्नरेबिलिटीज़ भी आइडेंटिफाई हुई भी होंगी और इम्पैक्ट भी आइडेंटिफाई हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी भी आइडेंटिफाई हुई होगी, हमने उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ किया होगा और सब्सिक्वेंटली हमारे पास उसकी रैंकिंग भी आ जाएगी, प्रायोरिटाइजेशन भी हो जाएगी। ये इसी से रिलेटेड एक सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट का एक टूल है जो कि इनफैक्ट हिपा के ऊपर मैप्ड है। मैं इस वक्त इसको दिखाने का पर्पज़ एक्चुअली आपको ये टूल दिखाना नहीं है या टूल सिखाना नहीं है, सिर्फ एक इस प्रोसेस से गुजरना है कि कैसे ये रिस्क असेसमेंट टूल क्या कर रहा है और फिर अल्टीमेटली ये क्या रिपोर्ट जनरेट करता है। तो इसलिए इस को आप अपने पास इंस्टॉल करना चाहते हैं, फ्री ऑफ है, वो वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है। लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि एक्चुअली आप रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस समझ रहे हैं। आपने जब हिपा को अप्लाई करना होगा तो यही वाले क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। आपने जब किसी और फ्रेमवर्क को कंप्लाई करना है तो आप उसके क्वेश्चंस जो हैं वो उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे। 27001 को करना है तो उसके रेलिवेंट कंट्रोल्स के क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। आपने CSF 2.0 को करना है तो उसकी डोमेन्स के मुताबिक ये सारा मैप हो जाएगा। तो फ़िलहाल दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट कैसे चलता है। जो इस टूल को इन्होंने 7 डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है कि आपके बेसिक सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट के बेसिक क्वेश्चंस हैं, पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, सिक्योरिटी और वर्कफोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, डाटा के बारे में जो प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं, जो बिज़नेस एसोसिएट इनके साथ इनकॉर्पोरेट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके बारे में, और कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के बारे में। इन 7 डोमेन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे यूज़र से, जो उसका वो आंसर करेगा। उस आंसर की बेसिस के ऊपर वो कुछ वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करेगा। उसकी जो इम्पैक्ट एनालिसिस है वो इनपुट के ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ुद देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि सेम एसेट है, एक ही विंडोज़ का सर्वर है, आपके लिए उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है, मेरे लिए उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। वल्नरेबिलिटी वही है लेकिन इम्पैक्ट दोनों के लिए डिफरेंट है, रिस्क दोनों के लिए डिफरेंट है। तो इसलिए ये जो ह्यूमन इन द लूप है रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस में, वो ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने जो बिज़नेस के गोल्स को देखते हुए जो इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी है। तो इसको मैं एक दफ़ा क्विकली रन डाउन दे लूँगा और एक दफ़ा आपको एक इसकी रिपोर्ट दिखा दूँगा कि कैसे इसकी रिपोर्ट बनती है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होती हैं। असेसमेंट के प्रोसेस में
सेक्शन 1 से वो स्टार्ट ले लेता है। नहीं सबके पास लैपटॉप तो नहीं, आई थिंक 1-2 के पास ही हैं, कुछ के पास हैं। तो अगर जिनके पास डाउनलोड है लैपटॉप है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर। और अगर कोई ग्रुप में बैठना चाहते हैं तो SRA टूल से सर्च करेंगे तो पहली जो है कि सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट टूल, हिपा उनका वो हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टेबिलिटी एक्ट है। वो उसके 2-3 पर्पज़ थे। एक पर्पज़ तो यह था कि जो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस करते थे और एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते थे, तो उनकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट कंपनी में नहीं जाती थी। तो जो इंडिविजुअल है उसने 20 साल एक साल कंपनी में सर्व किया, उसके बाद 10 साल अगले में चला गया, तो जो उसकी जो इंश्योरेंस की अमाउंट थी वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती थी। Apple@12345 एप्पल के कैपिटल है, ए कैपिटल है। तो हिप्पा ने ये किया कि ये उनको मैंडेटरी किया कि जो उनकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो पोर्टेबल हो, यानी एक कंपनी से जब वो ट्रैवल करके या ट्रांसफ़र होके या छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो उनकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। उनके जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट की होती है लास्ट 20, 30, 110 वट नंबर ऑफ़ ईयर्स दे हैव सर्व्ड, वो आगे पोर्टेबल हो जाए। प्लस ये कि बहुत से लॉज उसके फिर ये हैं कि वो जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड हो, कंसेंट के साथ शेयर की जाए। ये वो पूरा एक्ट उसके रिवॉल्व करता है। अच्छा, तो ये मैंने सेक्शन 1 से असेसमेंट स्टार्ट ले लीजिए। तो असेसमेंट में पहला क्वेश्चन उसने कहा कि जब मैं उसके साथ कोरिलेट करता जाऊंगा कि पहला क्या है, सारे बेसिक्स हैं जो है वो, तो बल्कि ऊपर टॉप सेक्शन 1 आ भी रहा है कि क्या हैज़ योर प्रैक्टिस कंप्लीटेड अ सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट बिफोर। मैंने बड़ा एप्लीकेशन बड़ा नहीं हो रहा, जो नज़र आ रहा है अगर, या फिर थोड़ा आगे आ जाएं, या मैं कुछ आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, या आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। चलें, वो पर्पज़ तो खैर। तो पहला क्वेश्चन ये है, मैं अगेन ये रिपीट करूँगा कि एक्चुअली मैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस को हाईलाइट नहीं कर रहे, पर्पज़ सिर्फ आपको एक प्रोसेस दिखाना है। क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, इस वक्त हिपा के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। आप अगर 2701 करेंगे तो उसके आगे रिवॉल्व करेंगे, आप अगर CTDSR PTA का यूज़ करेंगे तो उसके के रिवॉल्व करेंगे, डोमेन्स उनके मुताबिक होंगी। अगर आप स्टेट बैंक का रेगुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो उनके डोमेन्स के मुताबिक ये क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। अगर आप CSF 2.0 कर रहे हैं तो उनकी एनी फ्रेमवर्क जो आपने अडॉप्ट किया है, ये क्वेश्चंस उसके मुताबिक इवॉल्व होंगे, और जो डोमेन्स हैं वो भी उसके मुताबिक इवॉल्व होंगी। तो इसलिए इस वक्त बताने का पर्पज़ सिर्फ एक प्रोसेस दिखाना है कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर्स देंगे, आंसर की बेसिस के ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, और अल्टीमेटली आपके पास एक पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि उसमें क्या मिटिगेशन है वो आगे सब्सिक्वेंटली आ जाती है। तो इसलिए अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो प्रोसेस तो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो उसने सवाल पूछा कि रिस्क असेसमेंट की है या नहीं की। कुछ 2-4 सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, सब्सिक्वेंटली तो आगे पूरे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं। कि उसने कहा की है नहीं की, उसने कहा येस, नो, आई डोंट नो, या फ्लैग दिस क्वेश्चन फॉर मी लेटर। तो हमने कहा दिया येस कर दिया, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो उसने नेक्स्ट कर दिया कि डू यू रिव्यू एंड अपडेट योर SRA एनुअली, क्या रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, या उस पीरियोडिक इंटरवल के ऊपर, जो भी। हमने कहा नहीं करते हम। तीसरा उसने सवाल कहा कि क्या ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंटेनिंग प्रोसेस एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक PHI, क्योंकि हिपा के ऊपर ये बेस्ड है तो वो PHI की बात कर रहा है, क्या सब के ऊपर है। हमने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। PHI और PIE का फ़र्क ये है कि PIE आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, आपकी नादरा की CNSE है, आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन हैं। या आप उस दिन हम बात कर रहे थे कि ये अब क्या करेगा, डिजिटल आइडेंटिटी जो होगी ID इशूड बाय नादरा, वो बताएगी कि आपकी PII वो आपकी PII है। तो आपकी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसका ताल्लुक़ आपके उस रिकॉर्ड के साथ है जो कि जिसका ताल्लुक़ आपकी हेल्थ के साथ है, ठीक है। यानी आपके जो हेल्थ की इंफॉर्मेशन है वो सारी PHI के डोमेन के अंदर फॉल करेगी। तो प्रोटेक्टेड दोनों ही होनी चाहिए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। PHI इंटरनेशनली हिपा उसको रेगुलेट कर रहा है, पाकिस्तान में तो खैर स्पेसिफिकली कोई लॉ ऐसा नहीं है PHI का। और PII जो है ना वो अगर आप इंटरनेशनली देखें तो GDPR उसके उसकी कंप्लाइंस
GDPR में, SOC में, CSF 2.0 में मेंशंस किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा कि क्या व्हाट डू यू इंक्लूड इन योर SRA डॉक्यूमेंटेशन जो, तो उसका उसने ख़ुद 5 आंसर दे दिए कि क्या हो सकते हैं। पॉसिबली इसने थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज़ मेरी SRA डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड है और ये असाइन करती है इम्पैक्ट और लाइकलीहुड रेटिंग्स को भी असाइन करती है। दूसरा चेक ये है। तीसरा का आई डोंट नो, चौथा का आई डोंट नो, अदर्स कर दिया, फ्लैग दिस क्वेश्चन कर दिया। और उसने कहा कि पॉसिबली इंक्लूड तो करते हैं लेकिन इम्पैक्ट और लाइकलीहुड रेटिंग नहीं है, सेवरिटी रेटिंग नहीं है। इसलिए डिफरेंट ऑप्शंस उसने दे दी, यानी जो एक पॉसिबल क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं कि हम 100% कंप्लाई करते हैं, पार्शली कंप्लाई करते हैं, नहीं कंप्लाई करते हैं, हमें पता ही नहीं है कुछ, या कोई उसने कहा भी मैं इसका जवाब देने की पोजीशन में हूँ। इस तरह के हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन्हीं बेसिस के ऊपर। अगर आप आमतौर पे जो एक्सेल शीट्स देखेंगे आमतौर पे 2701 की या किसी और स्टैंडर्ड की, उसमें भी वो कहता है कंप्लाइड है, पार्शली कंप्लाइड है, वो कंप्लाइड नहीं है, नॉन कंप्लाइंस है, या कुछ में भी और जो है, या एट टाइम उसमें मैच्योरिटी लेवल क्या कह देता है कि इनिशियल के ऊपर है, अभी वो मैनेज्ड पे है, वो ऑप्टिमाइज़ हो गया है, अभी कॉन्टीन्यूस लर्निंग हो गया। इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स में कैटेगराइज कर देता है। यहाँ पे इसने हर क्वेश्चन को इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द रिवॉल्व, यानी एक क्वेश्चन के 5 अप्रॉक्सीमेटली पॉसिबल सॉल्यूशंस, पॉसिबल आंसर्स, उसके ऊपर ये आपसे इनपुट मांग रहा है। फिर कहता है कि डू यू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाइड इन योर SRAs, क्या करते हैं? हमने कहा नहीं जी हम नहीं करते। डू यू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पर्सनस टू रिस्पॉन्ड, हमने कहा ये भी नहीं हम करते, हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो आइडेंटिफाई पर्सन भी नहीं किया हमने। इन क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर उसने कहा कि ये आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। जो क्या है जी, इनएडिक्वेट रिस्क अवेयरनेस है। दूसरी क्या ऑप्शन है? फेलियर टू रेमेडिएट, नॉन रिस्क है। तीसरा क्या है? फेलियर टू मीट मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। चौथा है इनएडिक्वेट एसेट ट्रैकिंग। हमने कहा कि इसमें हम 5 वल्नरेबिलिटीज़ हमारी नहीं है, हमारी सिर्फ 3 है, 2 नहीं है। ये करके हमने क्लिक कर लिया। उसने इन 5 वल्नरेबिलिटीज़ के फर्दर क्वेश्चन बनाए और बताया, पूछा कि लाइकलीहुड और इम्पैक्ट क्या है। तो लाइकलीहुड इम्पैक्ट क्या होगा? अब ये ह्यूमन इन द लूप आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन ने ये देखना है कि इस स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, और ये डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। सेम वल्नरेबिलिटी, सेम एसेट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जी। ये हमने इसके मुताबिक आइडेंटिफाई कर लिया कि इम्पैक्ट और लाइकलीहुड क्या होगा। हाई मीडियम लो आइडेंटिफाई कर लिया। एक मैं पढ़ लेता हूँ, जो एक हमने वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की थी कि फेलियर टू मीट मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। उसने फर्दर उसके क्वेश्चंस क्या बनाए कि करेक्टिव इन्फोर्समेंट फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसीज़। इसका यानी करेक्टिव इन्फोर्समेंट होगी, रेगुलेटरी एजेंसी आके कहेगी कि आपने तो करना ही करना है वरना धर लिए जाओगे। FIA आ जाएगी मैदान में और कहेगी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने रेलेवेंट प्रोटेक्शन मेजर्स, रिक्विजिट प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए, तो अकाउंटेबल कौन है? हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन है। और हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन अगर रिटायर होकर जा भी चुका है तो उसको बुला भी लिया जाएगा। ये मैं विदाउट नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है तो उसको बुला भी लिया जाएगा जो। तो और जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने कंट्रोल्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए थे। तो वो कहेंगे ये हमने तो आइडेंटिफाई भी किए थे और प्रोसेस करके अपनी सीनियर मैनेजमेंट को बताए थे, लेकिन उन्होंने फायरवॉल के लाइसेंस लिए ही नहीं। तो नहीं लिए तो फिर हमारा तो कसूर नहीं है, उनका है, उनसे पूछो। तो फिर उनको घर से बुलाया जाएगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ विदाउट नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड नहीं थे, इसलिए FIA उनके ऊपर यानी चार्जेस जो हैं वो उस तरह के लगा नहीं सकता था। तो अब पाकिस्तान में भी जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रही हैं वो डिक्लेयर हो गई हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मीनिंग बाय के जो पीका के वो लॉज जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो कि पनिशमेंट सजेस्ट करते हैं, पेनल्टीज़ डालते हैं, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो इन फ्यूचर जब ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो उन ऑर्गेनाइजेशन से उन लॉज के मुताबिक पूछा जाएगा कि आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, आपने क्यों प्रोटेक्शन के रिक्विजिट मेजर्स नहीं लिए।
तो या तो वो ड्यू डिलिजेंस और ड्यू केयर का प्रोसेस बताएगा कि मैंने ड्यू डिलिजेंस भी की थी, ड्यू केयर भी की थी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी आई हो गया, तो उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट तरीके से हैंडल होगा। और अगर ये सर्टन होता है कि ड्यू डिलिजेंस और ड्यू केयर नहीं की गई तो फिर उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाएगा। और फिर वो जो एथिकल तो नहीं उनको कहना चाहिए, जो हैकर्स या पेन टेस्टर, लोन वोल्फ्स उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर परमिशन, तो उनकी पनिशमेंट भी उसी लॉ के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड हैं। तो इसलिए ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है। ये बार बार मैं हाईलाइट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अभी तो हमारे मुल्क में उस तरह के लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये स्लोली एंड स्टडीली हो रही है। तो बाय द टाइम आप लोग मैच्योर पेन टेस्टर और हैकर्स बनेंगे, उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें मैच्योर हो चुकी होंगी, और जब ग्रो करेंगे तो उसके लिए आपको फिर लॉज के देखना पड़ेगा कि फिर आपको वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम में पार्ट बनना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, उनसे कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया जी कि सेक्शन 1 मेरा कंप्लीट हो गया जी। सिमिलरली अगर हम सेक्शन 2 पे जाएंगे जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में है, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे भी पॉप आउट होंगे। सिमिलरली मुझे वल्नरेबिलिटी और इम्पैक्ट और उन सब को जो है वो ग्रेड करना पड़ेगा। सेक्शन 3 पे भी इसी तरह क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन 4 पे भी इसी एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे पास जो है ना वो कुछ रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। अब ऑलरेडी जो रिपोर्ट जनरेटेड है मैं आपको उसकी तरफ ले जाता हूँ। एक सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। इस टाइम को थोड़ा सा क्लोज़ करने के लिए जो ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट प्रिपेयर की हुई थी वो मैं उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। इस टूल ने क्या किया, बता दिया कि रिस्क स्कोर क्या है। 76% उसने बता दिया रिस्क स्कोर है। एरियाज़ फॉर रिव्यू क्या हैं, 79 एरियाज़ हैं जो कि रिव्यू करने की ज़रूरत है। यानी उन 79 एरियाज़ में मैंने काम नहीं किया, रैंडमली मैंने चूज़ किया था, तो उन 79 एरियाज़ में हमने काम नहीं किया, और मैंने सिर्फ 10 वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि ये 10 वल्नरेबिलिटीज़ इन 7 डोमेन्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जो तो मेरे पास ये सारा जो है वो स्कोर आ गया। अब मैं अगर डिटेल रिपोर्ट पे जाऊँगा रिस्क रिपोर्ट के ऊपर, तो ये मुझे फर्दर ब्रेक डाउन बताएगा कि ये जो सेक्शन 1 के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, फेलियर टू मिटिगेट नॉन रिस्क, उसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उसमें क्या रेटिंग्स हैं, जो इंडिविजुअली क्या रेटिंग्स हैं, हाई मीडियम लो की, और हर सेक्शन की क्या हैं, फिर सेक्शन 2 में क्या हैं, जितनी वल्नरेबिलिटीज़ मैंने उसको बताई थी। क्योंकि क्या है, ह्यूमन इन द लूप है, हमने डिसाइड करना है कि वल्नरेबिलिटीज़ की रेटिंग क्या है। ये किसी टूल ने डिसाइड नहीं करना। हाँ, टूल ये ज़रूर करेगा, जो कि इंटरनेशनली जो रिनोन टूल हैं, RSA आर्चर है, स्टैंडर्ड फ्यूजन है, एक वो दूसरा है क्लिक GRC है, वो आपको 80% काम करके तो दे देंगे कि ये जो क्रॉस साइज स्पेक्ट्रम की जो रेटिंग है वो हाई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो हाई है लो है, ये उसको नहीं पता। वो आपने खुद मॉडिफाई करनी है एज़ पर योर एक्सपीरियंस। तो ये जब सारी डोमेन्स में से आप निकल जाते हैं, तो ये वो 7 जो एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए थे कि क्वेश्चंस क्या था, आंसर क्या है, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको कि ये अगर वो काम कर लेगा तो उसकी ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी। और साथ उसने रेफरेंस भी दे दिया कि हिपा का ये लॉ कहता है, और कौन सा है इसमें, हिपा ये है, हिपा के अलावा उसकी क्लॉजेज़ हैं जो है वो ये इन क्लॉजेज़ को अप्लाई करेगा। जो सिमिलरली सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड सो ऑन जो है, और इन टोटलिटी आपको बता देगा कि आपका रिस्क ब्रेकडाउन इस वक्त ये उसकी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये जो है वो पिक्चर है। जो तो टूल ने क्या किया, टूल ने इंटरेक्ट किया ह्यूमन से, या ह्यूमन ने इंटरेक्ट किया टूल से, ठीक है, ज़्यादा करेक्ट बात यह है। जो तो ह्यूमन ने इंटरेक्ट किया टूल से, ह्यूमन ने उसको बताया, टूल में ऑलरेडी क्वेश्चंस पड़े हुए थे, ये काम आसान हो गया, AI से क्वेश्चन ले लिए, तो टूल के अंदर डाल दिए कि मेरी जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है वो ये है, और इसमें ये प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो उसकी ये वल्नरेबिलिटीज़ होंगी और उनका ये रेटिंग्स होगी। आगे ह्यूमन ने इंटरेक्ट किया, उसे बताया कि यार ये वल्नरेबिलिटीज़ ऐसे नहीं है, आपने हाई की थी, नहीं मेरी हाई नहीं है, मैं मीडियम रखना चाहता हूँ। तो वो उसने इंटरेक्ट करके उसको बता दिया, और अल्टीमेटली वो ये सारी वैल्यूएशन उसने कर दी। ये इस तरह का टूल एग्जैक्टली, बल्कि इसका भी यही टूल एग्जैक्टली एक्सेल के ऊपर भी अवेलेबल है, जैसे सलमान ऑलरेडी बता रहा था। जो
तो पॉइंट यहाँ बताने का ये था कि आपको एक दफ़ा ये सारे प्रोसेस में ये पता चल जाए कि रिस्क असेसमेंट करते वक्त आप अपनी प्रोसेस में डिफरेंट डोमेन्स आइडेंटिफाई करते हैं, हर डोमेन्स में क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते हैं जो क्लॉजेज़ आपके ऊपर इंप्लीमेंट हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँगा, मैं कहता हूँ टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेशन है या बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन है, तो उस रेगुलेशन में बाय एंड लार्ज या एक अभी रिसेंटली हम कुछ अर्से में इंशाल्लाह आ जाएगी एसेंशियल कंट्रोल्स की रेगुलेशन होंगी कि वो मैंडेट करेंगी कि ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करें, और वो डोमेन्स में डिवाइड होंगी। नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर होगी, गवर्नेंस एंड पॉलिसी के ऊपर होगी, कोई होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर होगी, टेक्नोलॉजी बोर्ड्स के ऊपर होगी। तो वो उन डोमेन्स में हर कंट्रोल्स के लिए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। क्वेश्चंस का सवाल कंप्लाइंट, नॉन कंप्लाइंट, पार्शली कंप्लाइंट, एनी इम्प्रूवमेंट या अदर या डोंट नो वटेवर, जो भी उसका आंसर होगा वो उसकी फॉर्म में रखा जाएगा। उसका जो आंसर होगा उसकी बेसिस के ऊपर जो वीकनेस होगी वो आइडेंटिफाई होगी, उस वीकनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इन टोटलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक रिस्क स्कोर आइडेंटिफाई कर ली जाएगा कि ये इसका रिस्क स्कोर है, और वो नेशनल सर्ट में या NTISB में या कैबिनेट में कहीं डिस्प्ले पे आ जाएगा कि ये लास्ट जो 6 मंथली रिव्यू हुआ था वो उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क स्कोर ये था। अगला जब रिव्यू होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, जो मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट किए गए थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो ये इस तरह एक कंप्लाइंस का मेकनिज़म स्टार्ट होगा। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जो। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जो इन्होंने बनाया है स्पेसिफिकली हिपा पे, क्योंकि वो 3 हेल्थ सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा टूल है जो कि मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि मैं 10 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स में से अपनी मर्ज़ी से कोई फ्रेमवर्क चूज़ कर लूँ। वो एक ही टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ए के पास भी है, बी के पास भी है। ए जो है ना वो बैंकिंग सेक्टर में है, और बी जो है ना वो टेलीकॉम सेक्टर में है, और सी जो है वो हेल्थ सेक्टर में है। वो ये फ्लेक्सिबल, ये मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा था, वो एग्जांपल के तौर पे कह रहा था कि RSA आर्चर है, स्टैंडर्ड फ्यूजन है, क्लिक GRC है। ये वो GRC के वो टूल्स हैं जो कि तमाम फ्रेमवर्क्स के लिए यही चीज़ बड़े स्केल्स के ऊपर अवेलेबल कर देते हैं। वो न सिर्फ ये थोड़ी बहुत असेसमेंट करते हैं, बल्कि साथ कहते हैं कि यानी अगर मेरी एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने वो डिप्लॉय कर दिया है, तो मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो कि ISO 27001 कंप्लाई करता है, दूसरा है जो कि PHI कंप्लाइंट करता है, हिपा कंप्लाइंट करता है, तीसरा हो सकता है पेमेंट गेटवे भी है, तो अगर पेमेंट गेटवे है तो PCI DSS भी कंप्लाई कर रहा होगा। तो वो टूल्स जो हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, यानी आलमोस्ट कोई $30,000-20,000 का उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन का जो है वो मॉडल है जो है। तो वो ये सारे फ्रेमवर्क्स अडॉप्ट करते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन कंट्रोल्स को अप्लाई कर सकती है। तो होगा क्या कि मैंने वो सोल्यूशन डिप्लॉय कर दिए, मेरी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा जो एक ब्रांच थी उसने मुझे रिपोर्टिंग की ISO 27001 पे, एक ने की PCI DSS पे, एक ने की हिपा के ऊपर। वो जो GRC का जो डिपार्टमेंट होगा वो उनकी जो कंप्लाइंस है उसके ऊपर उनसे क्यूरीज पूछेगा। वो जो डिपार्टमेंट है वो उनको एविडेंस प्रोवाइड करने के मैंने कंप्लाई कर लिया कि इंक्रिप्शन यूज़ की है, कैसे पता चला इंक्रिप्शन यूज़ की है, वो उसकी एविडेंस देगा। कोई जो उसके फायरवॉल के लॉग्स होंगे, जो VPN बने होंगे उसके लॉग्स होंगे, कुछ कंट्रोल फायरवॉल्स पे होंगे, कुछ VPNs पे होंगे, उनके जो है ना वो लॉग्स की डिटेल्स उनको प्रोवाइड करेगा, कुछ स्क्रीनशॉट देगा। अगर कोई उसका पॉइंट है पॉलिसी के बारे में तो अपनी पॉलिसी अटैच कर देगा कि ये मैंने पॉलिसी बना ली है, पासवर्ड पॉलिसी मैंने डेवलप कर लिया है, ये बना दी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देख लेगा। तो वो जिनकी आप बात कर रही हैं कि कोई और होगा, एग्जिस्ट करते हैं। ये क्योंकि छोटा सा है, आसान है, वो जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के हैं, और उनके टूल्स की एक्सपर्टीज जिसके पास है, तो हर रोज़ सऊदीया में एक जॉब आई होती है RSA आर्चर की। तो लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास नहीं है, वो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में यूज़ ही नहीं हो रहा। तो ये है। तो एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट ये? इससे आपको रिस्क असेसमेंट आई होप कि काफ़ी सारी समझ आ गई होगी। अगेन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इतने जल्दी समझ नहीं आएगा, आपके बहुत सी तशनगियाँ और चीज़ें रह जाएंगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं ख़ुद भी सोचूंगा कि यार ये मैंने तो ये कभी करके देखा नहीं है।
तो ये इसमें मुझे तो ये नहीं आता। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव लर्निंग तो हर जगह ही होती है, ठीक है। सिर्फ केस में आई डोंट नो का आंसर अगर मैंने बनाया होगा तो डेफिनेटली मैं उसे कहूँगा कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, जो आपके रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्टडी करें, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स करवाएं, क्योंकि आई डोंट नो इज़ नॉट इज़ एन अप्रोप्रिएट आंसर जो या वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एनालिसिस करके दोबारा जो है वो आएँ। इस स्पेसिफिक केस में तो आई डोंट नो का आंसर यही बनेगा। लेकिन अगेन मैं पिछले प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इस टूल को स्टैंडर्ड नहीं मानना। मैंने तो इसके क्वेश्चन सारे पढ़े भी नहीं हैं। इस वक्त इसको दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको एक पूरा साइकिल दिखाना कि एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। इसके अंदर जो होने वाले क्वेश्चंस हैं या आंसर हैं मैंने नहीं पढ़े, ठीक है। पता नहीं तूने पढ़े कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि एक्चुअली हिपा को तो हम वो अप्लाई भी नहीं कर रहे, लेकिन छोटा टूल है, आप लोगों के लिए समझने में आसानी है। एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ऐसे होती है रिस्क असेसमेंट। इसलिए मैंने स्टार्ट आपको लिया था कि आपने इसके क्वेश्चंस में नहीं फंसना, ना ही इसकी डोमेन में फंसना है। PCI DSS की डिफरेंट डोमेन्स हैं, PTA डिफरेंट डोमेन्स हैं, स्टेट बैंक डिफरेंट डोमेन्स हैं, उसकी CSF 2.0 की डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो इसकी डोमेन्स भी वो नहीं होंगी जो कि बाकी फ्रेमवर्क्स की हैं, और इसके क्वेश्चंस भी वो नहीं होंगे जो बाकी फ्रेमवर्क्स के हैं। जो 5 मिनट रह गए हैं, तो पहले तो मेरा प्रोग्राम था कि आपको एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट आपको दिखा दी जाए एक आध, तो क्योंकि 5 मिनट में तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। आज मेरा 2 एम और थे, एक ये कि इन्वेक्टी वेब एप्लीकेशन स्कैनर एक आध स्कैन करके उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको दिखा दी जाए कि उस रिपोर्ट में वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या आइडेंटिफाई हैं और उनको हम कैसे जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं माइटर का या OWASP टॉप 10 में कैसे देख सकते हैं। तो और उनकी जो आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनकी नंबर्स को कैसे वहाँ से देख सकते हैं, उनकी मिटिगेशन टेक्निक्स को कैसे देख सकते हैं, जो कि सब्सिक्वेंटली आप डिफेंडर या अटैकर साइड दोनों के ऊपर जो है वो काम हो सकती है। एक ये एम था, तो वो भी नहीं हो सका। और दूसरा मेरा ख्याल था कि आपको ये नेसस का एक टूल है जो कि 2 डिफरेंट टूल्स हैं, एक है इन्वेक्टी जो कि वेब एप्लीकेशन स्कैनर है, और नेसस एसेंशियल जो है वो आपके पास होस्ट या नेटवर्क स्कैनर है जो है। तो ये दोनों डिफरेंट पर्पस सर्व कर रही हैं जो है। वेब एप्लीकेशन वो जो कि वेबसाइट हैं, वेब एप्लीकेशन है, आप उनके URLs देंगे, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जो है, या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की वल्नरेबिलिटीज़ फ्रॉम दी अटैकर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं जो है। और दूसरा है जो आपका नेसेस है जो जिसमें आप नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि उस नेटवर्क के ऊपर कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, उन होस्ट की क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, पोर्ट्स कितनी ओपन हैं, अटैक्स कुछ लॉन्च हो सकते हैं तो वो ऑलरेडी जो यानी जो उसके स्टैक में जो एग्जिस्ट करते हैं अटैक्स वो लॉन्च कर सकते हैं जो है। तो ये है नेसेस एसेंशियल जो है। इस वक्त तो मैंने सिर्फ बेसिक स्कैन रन किया था क्योंकि मैं इस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड था। तो ये जितने होस्ट आ रहे हैं इसमें आप लोग अभी नहीं आए होंगे क्योंकि स्कैन जो है वो पहले आया था, जिन्होंने अभी कनेक्ट किया है वो इसमें नहीं आए होंगे। तो ये जितने होस्ट यहाँ पे कनेक्टेड थे वो आगे हैं। इस होस्ट की पोर्ट्स भी आ रही हैं कि इसकी ये सारी पोर्ट्स ओपन है जो है। एक और भी है, नीचे भी है 1939445, ये भी जो है वो SM भी है आई थिंक 139। तो ये इस वक्त जो Apple@12345 के पास जब मैंने स्कैन किया था तो ये सारे होस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। अब हम जब डिटेल स्कैन करेंगे और तो तब हमें उसकी डिटेल वल्नरेबिलिटीज़ भी आइडेंटिफाई होनी शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक उस दिन की डिस्कशन के बाद हमने आपस में यानी आप लोगों की जो यानी जो पर्सपेक्टिव था कोर्स का उसको देखते हुए हमने ये ज़रूर सोचा था कि हम रोज़ाना एक टूल के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर करवा दें। बेसिक एम तो वही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी एक सर्टिफिकेशन के लिए अच्छी ट्रेनिंग करवा दी जाए, और क्योंकि आपका इंटरेस्ट टूल्स की तरफ ज़्यादा है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ टूल्स के बारे में बता दें। तो आज हमने जो एक SRA टूल पढ़ लिया, सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जो क्लास होगी अगले 8 दिन मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं कहीं किसी एक अपनी असाइनमेंट के ऊपर आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। तो
बाकी के जो सीसी का जो ये ट्रैक है वो सलमान इसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आगे किसी न किसी दिन में एक दिन इन्विक्टी आ जाएगा, एक दिन नेशनल एसेंशियल आ जाएगा, या डिफरेंट टूल्स होंगे, ये कॉली लिनक्स का कुछ ना कुछ जो है वो वटेवर जो भी हैं। मे भी शायद किसी दिन हम एक गेस्ट स्पीकर भी बुला लेंगे, या एक कोई एथिकल हैकर या पेन टेस्टर जो है उसको भी स्पेसिफिकली कोई क्लास के लिए बुलाया जा सकता है जो। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें इन कंसिडरेशन हैं, ताकि आपकी जो थर्स्ट है फॉर दी हैकिंग वो भी कुछ ना कुछ जो है ना उसको तकवीत मिलती रहे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।